साथियों, आज का जो हमारा जो प्रयास चल रहा था कि आपको नए नए आयाम, नए नए अवसरों के बारे में आप बताएं। ये राजस्थान कर सलाहकार संघ का और तीनों संस्थाओं का यह प्रयास रहा है, पास्ट में भी और अभी भी है कि हम आपको ऐसे अवसरों के बारे में बताएं, ऐसे फील्ड्स के बारे में बताएं जहां नए अवसर पैदा हो रहे हैं, जहां नए अवसर और अबेंडेंट में अवेलेबल है, जहां वैक्यूम भी है प्रैक्टिशनर्स का, जहां पे स्कोप बहुत बड़ा है। उनमें से आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी कोड जो 2016 में इंट्रोड्यूस हुआ, और दिस इज ऑल वेरी 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 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को करने वाला एक ये एक्ट आया, जहां से हम देख रहे हैं कि बैंकों के एनपीएस डाउन होना चालू हो गए बिकॉज ऑफ दिस आईबीसी एक्ट। आईबीसी एक्ट लाया भी इसलिए गया था कि बैंकों के एनपीएस जो है वो अलार्मिंग पोजीशन पे थे, और बैंकों में लोगों का विश्वास कम था कि ये लोग ही अपने पब्लिक से फंड्स इकट्ठा करते हैं और अपने चाहतों को लोन दे देते हैं, और वो लोन एनपीएस हो जाते हैं, वो पूरे रिकवर्ड नहीं होते। तो गवर्नमेंट ने एज ए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 2016 में ये एक्ट इंट्रोड्यूस किया। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज के एक्सपर्ट जो कि 15-20 सालों से यही काम कर रहे हैं, और वो ही इज एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, प्रशांत अग्रवाल जी। वेरी यंग एंड डायनामिक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट भी हैं। आप हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी करते हैं और बहुत सब्जेक्ट के बहुत ही मास्टर्स हैं। उनका सारा डेलिब्रेशंस हमको देखने को सुनने को मिलेगा। सारी चीजें आईबीसीज के बारे में और अपॉर्चुनिटीज के बारे में वो बहुत बड़ी बात करने वाले हैं। ये सेक्टर एक बड़ा सेक्टर है अपॉर्चुनिटीज के लिए, हमारे प्रोफेशनल्स के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, एडवोकेट्स हो। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेके आपने आज के हमारे जो को होस्ट हैं संदीप अग्रवाल जी, जो एएफटीपी के चेयरमैन है, अगर वो लाइन पे हैं तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपना अध्यक्षीय भाषण और वेलकम एड्रेस दें। संदीप अग्रवाल जी। संदीप अग्रवाल नहीं है, लक्ष्मण है। नहीं है। शैलेंद्र अग्रवाल जी हमारे टीसीए के अध्यक्ष हैं, नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं शैलेंद्र अग्रवाल जी। आप हैं शैलेंद्र अग्रवाल जी? वो भी नहीं है, लक्ष्मण कश्यप है। लक्ष्मण कश्यप है। लक्ष्मण कश्यप जी, लक्ष्मण कश्यप जी प्लीज एएफटीपी की तरफ से 2 शब्द कहेंगे आप? लक्ष्मण कश्यप जी भी नहीं है सर। इसको अनम्यूट करने के लिए बोलता हूँ, है तो सही सर ये लक्ष्मण जी। कोई बात नहीं सर, हमारे अध्यक्ष आरटीसी के अध्यक्ष यहाँ मौजूद है विनय जौली जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हमारे जो हमारे डेलीगेट्स जुड़े हुए हैं उनका अभिवादन करें और अपना उद्बोधन दें। राइट, थैंक यू लखन जी। आज के हमारे स्पीकर प्रशांत जी और सभी साथी पार्टिसिपेंट्स, हमारा उद्देश्य, राजस्थान कर सलाहकार संघ का उद्देश्य यही रहा है कि अपने सदस्यों को ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दिलाई जाए, अपडेट किया जाए उनको। ये हमने एक नई सीरीज चालू करी जिसमें जीएसटी और इनकम टैक्स के अलावा हमें कहाँ अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, इस तरह का प्लान हमारे प्रोग्राम डायरेक्टर सतीश जी गुप्ता ने किया और हम सब ने मिलकर के इसको एक शुरुआत करी। 10 दिन की सीरीज चालू करी, अलग अलग सब्जेक्ट्स पे अलग अलग हमारी अपॉर्चुनिटीज देखते हुए कि कहाँ हमें मिल सकती है, कहाँ हमारे प्रोफेशनल्स को फायदा हो सकता है। तो ये एक हमने नई शुरुआत करी। इसका आज 5वां दिन है। इसके बाद में हम थोड़ा सा ब्रेक दे करके और 16 तारीख से शुरू करेंगे, लगातार 5 दिन की, फिर 16 से 20 का रहेगा। तो उसमें हम इसको और नए नए सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको जानकारी देंगे। हमारे साथ हमारे इसके एक्सपर्ट्स जुड़ते रहेंगे। तो एक बार मैं आपका सभी का स्वागत करते हुए रतन जी को माइक्रोफोन, धन्यवाद। थैंक यू विनय जी। भाई जी जुड़ गए, जुड़ो ना, जुड़ ले, 2 मिनट का आ गया, तेरा नंबर ही आ गया, जुड़ गया। थैंक यू विनय सर, थैंक यू अध्यक्ष महोदय। जैसा अध्यक्ष महोदय ने बताया, हम आज हमारा ये 10 दिन की वेबिनार का 5वां दिन है और आज हम यहाँ ब्रेक करने वाले हैं। उसके बाद चूंकि फेस्टिव सीजन आ गया इसलिए हम ब्रेक कर रहे हैं इसको। उसके बाद में 12, 13, 14, 15 तक छुट्टियां रहेगी। दिवाली हम सभी लोग मनाएंगे, और आप सभी को भी दिवाली की बहुत बहुत एडवांस में शुभकामनाएं। सभी के लिए ये दिवाली बहुत मंगलमय रहे, शुभ रहे और मंगलमय रहे।
उसके बाद 16 तारीख से वापस हम जुड़ेंगे और 5 दिन हम पूरे करेंगे, दूसरे सब्जेक्ट के बारे में, दूसरी अपॉर्चुनिटीज के बारे में हम बात करेंगे। हमारे सतीश गुप्ता जी जो इस वेबिनार के 10 दिवसीय वेबिनार के सूत्रधार हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपने उद्बोधन दें, हमारे आगंतुक सदस्यों का, आगंतुक डेलीगेट्स का स्वागत करें और अपना उद्बोधन दें। सतीश गुप्ता जी प्लीज। नमस्कार रतन जी, थैंक यू वेरी मच। अध्यक्ष महोदय राजस्थान कर सलाहकार संघ जोली जी, जनरल सेक्रेटरी राजस्थान कर सलाहकार संघ रतन गोयल जी, बाकी सभी दोनों संस्थाओं के अध्यक्ष सचिव एवं बाकी हमारे साथी गण, ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि हम आज 5वें दिन में इस कार्यक्रम के सफलतापूर्वक प्रवेश कर रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है वो इतना बढ़िया टॉपिक है कि जिसमें हम हमारे क्लाइंट्स की रिकवरी करवा सकते हैं। हमारे क्लाइंट्स को अगर कोई बेड डेट्स होने जा रहे हैं उनको हम फायदा दिला सकते हैं। और जो मैं ये मानता हूँ कि अगर इस लॉ को हम ढंग से समझ लें और इसमें हमारी अपॉर्चुनिटी को, जो आज प्रशांत भाई बताएंगे, उसको ढंग से समझ लें तो एक हमारे लिए एक नई अपॉर्चुनिटी खुल सकती है और इसका फ्यूचर में हम सबको बहुत लाभ हो सकता है। तो मैं निवेदन करूंगा प्रशांत भाई से कि वो अपना सारा जो भी उनका ज्ञान है, इतना बड़ा और बहुत ही एक्सीलेंट स्पीकर हैं, वेरी वेल कम्युनिकेटर हैं और नॉलेज बहुत जबरदस्त है उनकी, और निश्चित रूप से आज हमारे साथियों को जो भी अटेंड कर रहे हैं बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो मैं निवेदन करूंगा प्रशांत भाई से कि वो प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज के साथ में अपने सब्जेक्ट को समझाएं हम लोगों को, ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। और बहुत ज़्यादा समय नहीं लूंगा, एक बार फिर सभी जो हमारे आज के अटेंडीज हैं सबको बहुत बहुत आभार कि हमारे को इतना प्रेम दे रहे हैं आप इस कार्यक्रम के लिए। और हमारे गणेश भाई देख रहा हूँ मैं, बहुत ही डायनेमिक यंग लीडर है और जो अभी सबसे बहुत है ना। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट। ओवर टू रतन जी। थैंक यू सतीश सर, आपका आशीर्वचन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों जी, जैसा सतीश भाई जी बता रहे थे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट की महत्वपूर्णता आप इससे निकाल सकते हैं कि जब ये लॉ आया था, इफ आई एम करेक्ट, तो आपका अगर 1 लाख रुपए का भी अगर आप किसी में मांगते हैं पैसा, तो आप आईबीसी के तहत जा सकते थे उसके 1 लाख रुपए, जो इसको बढ़ा के अभी 1 करोड़ रुपया कर दिया गया। लेकिन उस टाइम की महत्ता देखिए, आईबीसी एक्ट की महत्ता देखिए कि 1 लाख रुपए से स्टार्ट किया था। तो उस टाइम की महत्ता देखिए, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं, वो एक्ट है। तो आपके, हम सभी लोग हमारे क्लाइंटों से जुड़े हैं और क्लाइंट बैंक से जुड़ा हुआ है, बहुत सारे सभी क्लाइंट बैंकों से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपके सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी। तो मैं, जैसा सतीश भाई ने बताया, हमारे साथ वेरी डायनामिक एंड वेरी वाइब्रेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट और एडवोकेट जुड़े हैं, प्रशांत अग्रवाल जी। हमने थोड़ा सा बहुत हल्का सा उनको बताया, लेकिन मैं ब्रीफ में थोड़ा सा और बताना चाहूंगा। उसके लिए मैं निवेदन करूंगा गणेश नारनोली जी से कि काइंडली कम फॉरवर्ड और हमारे आज के जो स्पीकर हैं, वाइब्रेंट स्पीकर हैं प्रशांत जी अग्रवाल, उनके बारे में ब्रीफ में थोड़ा सा और बताएं हमारे ऑडियंस को, जिससे उनके बारे में पता चल सके हमारे सभी लोगों को। गणेश अग्रवाल जी, गणेश नारोली प्लीज। Thank you, Ratan sir. Good evening to all. First of all, I would like to welcome you all for today's session. I CA Ganesh Narnoli and convener for the today's session. Today topic for the VCM is in opportunity in professional in insolvency and bankruptcy code. First of all, I would like to thanks to TCA and RTCA and All India Federation of Tax Practitioners for giving me this wonderful opportunity for this meeting. So the topic is insolvency and bankruptcy code. The central government introduced insolvency and bankruptcy code to resolve claims involving insolvent companies, and the primary objective of the IBC is to provide a time-bound and efficient process for resolving insolvency and bankruptcy in a transparent manner. So overall, it is very important for each one of us. Now, I would like to introduce our speaker of the topic, CA Prashant Agarwal sir. CA Prashant Agarwal sir is also an advocate, insolvency professional, NCLT practitioner, and peer reviewer and forensic auditor, having offices at Jaipur, Delhi, Gurgaon, Ahmedabad, Mumbai, Jodhpur, and Surat. CA Prashant Agarwal sir
also authored 2 books on professional tax and business mathematics, and also joint author on handbook published by ICI on moratorium under IBC 2016. CA Prasant Agarwal sir is a founder partner of P. Agarwal and Associates Chartered Accountant Jaipur, having experience of more than 29-year experience in his field. Sir, having experience of more than 15 years as a statutory branch auditor of various banks and has been done various concurrent audit and stock audit of bank, toll audit, internal audit, and statutory audit of various corporate companies. Sir, also as an insolvency professional, having more than 6 years, within which he possessed 39 assignments in his own name, serving in role as an insolvency resolution professional and liquidator. Sir have dealt 20 companies as an interim resolution professional, 15 companies as a resolution professional, and 4 companies as a liquidator, and 1 company as a voluntary liquidator. Now, I would like to invite CA Prasant Agarwal sir for this upcoming session. Thank you. Thank you very much, Ganeshji, and Thank you. I really thankful for TCA, RTCA, and All India Federation of Tax Practitioners for giving me an opportunity to really. सर थोड़ा सा वॉल्यूम को थोड़ा सा ठीक करो ना, कैसे प्रशांत जी वॉल्यूम थोड़ा सा नहीं आ रहा, आवाज कट रही है सर। कट रही है सर। सर मोस्टली स्पीकर चेंज कीजिए आप, माइक चेंज कीजिए। डिजाइन तो 3D में चाहिए। 3D में क्या होता है कि लेटर अंदर की तरफ घुमा हुआ होता है, उसमें अब आ रही है सर आवाज? हाँ बात हो रही है सर। अब ठीक है? ब्रेकिंग का इश्यू अभी भी है सर। आप एक बार चालू करें सर थोड़ा बहुत, फिर देखेंगे। कंप्यूटर से जब बोलूंगा एक बार, रुकिए सर। क्यों है सर? अब आ रही है सर आवाज? वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। रतन जी सबको म्यूट कर दो आप एक बार। हाँ मैं कर रहा हूँ सर। आप अनम्यूट कर लें सर प्रशांत जी अपने आप को। यस सर, अब ठीक है सर? परफेक्ट। Great, sir. So I'm thankful for TCA, RTCA, and All India Federation of Tax Practitioners who has given me an opportunity to give my deliberation before the all senior fraternity and expert in the field, especially in the tax. And I really would like to make my submission before all the tax practitioners that entire IBC code is revolving around the tax consultants and tax practitioners only. More than 80% of the entire corporate insolvency resolution process cannot be completed without the help and consultancy of the tax practitioners. Still, in my practical experience of handling more than 41 assignments till the date, which is largest in the state, of course, and also it
would be amongst the top 5 or 10 in entire India. But still, I felt that most of the time tax practitioners are away from this CIRP process. What is happening here is that insolvency professional himself is either a chartered accountant, a company secretary, ICWA, or an advocate. But the problem is when we run a CIRP process, then you cannot get, you are not the expert. You cannot yourself pose an expert in the entire field, especially for the taxation purposes. And it is an interactive session today we are having. So everybody is open to raise their queries, to understand the code well. We are not going into technical nitty-gritties and technical details about the IBC, but I would like to put my views that how tax practitioners can come forward and involve in the entire CIRP process. Why I am mentioning time and again CIRP process, because majorly in the entire admission for the insolvency process, there are two types of insolvency. One is insolvency against the corporate debtor, and another is insolvency against personal guarantor, or it is against an individual who is guarantor to the corporate debtor. So that will be considered as individual insolvency. So here we have to understand that being tax practitioner, being professional, you can be a very useful tool, particularly handling in the CIRP process. So brief about IBC, I would like to mention that in total, there are 4,955 insolvency professionals in the entire India, out of which only 2,290 are having authorization for assignment. That is like CA होता है तो उसकी practicing certificate जो ले रखा है, वो केवल out of 4,355, only 2,290 insolvency professionals are there who can be appointed as IRP, RP, or liquidator in the process. So this insolvency and bankruptcy code was introduced, enacted in the year 2016 for insolvency resolution of the corporate debtor who has defaulted for an amount of rupees 1 lakh or more. But by way of notification during the period of COVID, that minimum threshold limit has been increased from rupees 1 lakh to 1 crores. And the petition can be filed against the company. It could be a private limited company, it could be a public limited company, or it could be an LLP. So if any of your client comes to you and say that I have a receivable and total amount of debt is more than 1 crore of rupees, that will include, say, suppose he could be an operational creditor, like he has supplied some material, or he has provided some services, or even it could be a professional who has provided services, could be an architect, could be a chartered accountant, tax practitioner, company secretary, advocate, or you have supplied some material to the company and total debt amount is more than 1 lakh, which is 1 crore, which is due. Even there is a provision in invoices for an interest that can also be added. So by adding that interest portion, also if amount breaches and reaches up to more than 1 crore of rupees, then
a petition can be filed against the corporate debtor for initiation of corporate insolvency resolution process. So here it could be an operational creditor who supplies material or provides services. It could be a financial creditor who has given loan, like an individual who has given a loan to the company, or a company who has given loan to the another company. So it could be an intercorporate deposit. It could be an individual deposit. There should be a disbursement of the amount. So you can always suggest your client that whatever amount you pay or whatever loan you make payment to any company corporate debtor, then there should be an agreement. Agreement for disbursement of the loan. There should be a term, like it should be repayable. It is repayable in 3 years, 1 year, 2 years, with an bearing of interest. That could be 8%, 10%, 12%, 18%, 24%, whatever it is. But the condition, terms of disbursement, terms of repayment, and terms of interest should always be there. So first and foremost opportunity that you should start taking interest, and you should start understanding the process of insolvency and bankruptcy code. If you will see that lot of clients who are facing problems in getting recovery of their dues and defaults, there would be an opportunity with the consultant to advise him that why we cannot issue a demand notice to the corporate debtor for making the payment under insolvency and bankruptcy code. So firstly, we should advise the client that any agreement or there is a service of supply of material or providing any service to the company, there should be either an agreement or there should be an acknowledgement, and that date should be undisputed. मान लीजिए आपके पास कोई क्लाइंट आता है कि मेरा पैसा वहां पे अटका हुआ है, और आप उसे बोलते हैं कि ठीक है, तुम उसको धमका दे कि अगर तुमने पैसा नहीं दिया तो वी विल गो अगेंस्ट यू इन IBC कोड. That time what the other person will also go to his consultant or advocate, and that advocate will advise him कि you raise a dispute against the quality, against the value, amount, or dispute in respect of breach of warranty. If there are any one of 3 disputes are there, in that case your entire scenario or process or planning to go for initiating CIRP process against the corporate debtor will be failed. So हमको कोई भी चीज अगर हम अपने क्लाइंट को ये एडवाइस कर सकते कि आपका पैसा बाकी है, तो आप उसे आगे बढ़कर नहीं बताइए कि वी आर गोइंग अगेंस्ट यू इन द IBC. सेकेंडली, अगर कोई ने डिपॉजिट दे रखी है, अनसिक्योर्ड लोन दे रखा है किसी कंपनी में, तो बेटर है कि इट शुड बी इन राइटिंग एंड देयर शुड बी ए टर्म इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इन रेस्पेक्ट ऑफ टर्म्स ऑफ रीपेमेंट, और अगर वो अभी तक नहीं कराई है तो वो करा लें और एक्नॉलेजमेंट करा लें. और जब भी उन पे इंटरेस्ट बियरिंग लोन है तो उस पे इंटरेस्ट पे जो अप्रोप्रिएट तरीके से TDS कटना चाहिए, रिटर्न में वो शो होता रहेगा, तो उनका क्लेम बना रहेगा. अब दूसरी चीज ये आती है कि जब इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में कोई क्लाइंट आपके पास आता है कि मेरे पास ये कंपनी पैसा नहीं दे रही है, तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि वेदर दैट कंपनी हैज ऑलरेडी गॉन इनटू CIRP. कोई किसी दूसरे ने उनके कंपनी के अगेंस्ट में कोई केस तो नहीं लगा दिया, और अगर केस लगा दिया है तो वो हम सबसे पहले कहाँ चेक करेंगे, तो मैं आपको बताता हूं. हम इंसॉल्वेंसी जो www.ibbi.gov
org, एक बार, तो वहां पे हम जाकर ये देखेंगे कि किन किन कंपनीज के अगेंस्ट में, जैसे ये एक वेबसाइट है IBBI.gov.in। जब हम यहाँ जाएंगे, आप यहाँ देखेंगे कॉर्पोरेट प्रोसेस। इस कॉर्पोरेट प्रोसेस पे अगर हम जाते हैं तो कॉर्पोरेट डेटा का अपना कोई भी केस, लाइक सुजुकी ले लीजिए, कि ये सुजुकी टेक्सटाइल जरा सा आपने लिखा, और अगर ये कंपनी की ऑलरेडी इंसॉल्वेंसी शुरू हो चुकी है तो वो यहां पर आ जाएगा। अब जैसे ही हमने यहाँ पे सुजुकी डाला, ये इसकी लिस्ट आ गई। अब लिस्ट पे आ गया कि IRP RP कौन बना है। तो यहाँ पे दो अपॉर्चुनिटी आपके लिए निकल के आती है। सबसे पहली चीज ये आती है कि अगर क्लाइंट आता है और उसका पैसा बाकी है, और ये हम जानना चाह रहे हैं कि आपके वो कंपनी ऑलरेडी इंसॉल्वेंसी में तो नहीं चली गई। और दूसरा ये केस है कि क्लाइंट को ये पता चलता है कि भाई मैंने उससे पैसा मांगा प्रमोटर से, तो प्रमोटर ने मुझे कहा कि नाउ माय कंपनी हैज गॉन इनटू इंसॉल्वेंसी एंड IRP और RP हैज बीन अपॉइंटेड एंड माय पावर्स हैव बीन सस्पेंडेड। अब सस्पेंड हो गई तो वो पैनिक लेकर आपके पास आता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, बिकॉज it is being seen that tax practitioners are so much involved with their client that any panic towards money, towards commercial transaction, the person will first try to contact his tax practitioner, tax consultant। तो उस वक्त हम डार्क में नहीं रहने चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ उसको सही एडवाइस करें। अगर हम खुद उस चीज को नहीं समझेंगे तो फिर वो कहीं दूसरी जगह जाएगा। और जबकि ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसे कि हम इनकेश कर सकते कि हम इमीडिएटली उससे चेक करेंगे, अच्छा ऐसा है। सपोज करिए सुजुकी टेक्सटाइल का कोई बंदा आया कि मैंने सुना है कि सुजुकी टेक्सटाइल कंपनी इंसॉल्वेंसी में चली गई है, अब मैं क्या करूं। तो आप सबसे पहले देखेंगे, जैसे अभी हमने बताया, IBBI.gov.in पर जाएंगे, कॉर्पोरेट प्रोसेस में जाएंगे, वहां पे हम चेक करेंगे। जैसे ही कंपनी का नाम डालेंगे, अगर वो कंपनी आ गई तो हमें पता चल जाएगा कि ये इंसॉल्वेंसी में चली गई। अब हम यहाँ देखते हैं डिटेल्स अबाउट CD। उसके बाद यहाँ पता चल रहा है कि प्रशांत अग्रवाल IRP और RP बन गया। फिर हम पब्लिक अनाउंसमेंट में जाएंगे इमीडिएट। यहाँ पब्लिक अनाउंसमेंट में क्या होता है कि जैसे ही कोई भी कंपनी इंसॉल्वेंसी में जाती है, विदिन 3 days फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन एक पब्लिक अनाउंसमेंट दिया जाता है 2 लीडिंग न्यूज़पेपर में, लोकल न्यूज़पेपर which are being published at the place of registered office of the corporate debtor। तो वहां पे पब्लिक अनाउंसमेंट फॉर इनविटेशन ऑफ ऑल द क्लेमेंट्स टू सबमिट और फाइल देयर क्लेम्स। तो ये पब्लिक अनाउंसमेंट, जैसे एक बार इसको ओपन करें PDF को, तो पब्लिक अनाउंसमेंट में जैसे ही हम जाकर चेक करेंगे कि लास्ट डेट क्लेम फाइल करने की क्या थी, किस एड्रेस पे हमको क्लेम फाइल करना है, और क्लेम फाइल करने की जैसे ही हमको ये डिटेल पता चलती है तो हम हमारे क्लाइंट के लिए क्लेम फाइल करेंगे। और ये कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। अगर अपन कहें कि डाउनलोड, इस पे डाउनलोड पे जाके फॉर्म्स दिखाएंगे कि ये फॉर्म्स देखिए, अभी आप अगर चाहें तो लिखिए एक बार कि अगर कोई क्लाइंट है, उसका कोई सप्लाई ऑफ मटेरियल और सर्विसेज का कोई है, तो उसको फॉर्म B में क्लेम फाइल करना पड़ेगा। अगर उसका फाइनेंशियल डेट है तो फॉर्म C में उसको क्लेम फाइल करना पड़ेगा। अगर वो वर्कमैन एम्प्लॉई है तो फॉर्म D में फाइल करना पड़ेगा। अगर वो कोई अदर जो फॉर्म अदर क्रेडिटर्स है तो उसको अदर क्रेडिटर्स के लिए फॉर्म F में क्लेम फाइल करना पड़ेगा। और अलॉटीज है, जैसे आप देखेंगे रियल एस्टेट के ज्यादातर केसेज हैं जो कि इंसॉल्वेंसी में जा रहे हैं। रियल एस्टेट के केसेज में हमको ये देखना पड़ता है जो होम बायर्स अलॉटीज होते हैं। तो अब जब कोई भी क्लाइंट आपके पास आप रहता है और वो ये कहता है कि मैंने
यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट किया, फ्लैट बुक करा है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि उसे एक स्टेप आगे जाके आप उसको ये एडवाइस कर सकते हैं कि सबसे पहले चेक करो कि वो रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं है बिल्डर, और वो बिल्डर कौन है। उस बिल्डर को हम इस तरह से चेक कर सकते हैं कि उस कंपनी की ऑलरेडी इंसॉल्वेंसी तो नहीं चली गई, और अब जब उसने अलॉटमेंट के लिए अपना फ्लैट या कोई शॉप या कोई प्लॉट बुक कराया है, तो हम उसे ये एडवाइस देंगे कि जो आपके पास अलॉटमेंट और अग्रीमेंट है वो ड्यूली साइंड होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि कच्चे और पक्के और कैश और चेक और उसके चक्कर में, या बहुत अच्छे मिलने वाले हैं, बहुत अच्छे हाईली इन्फ्लुएंस्ड हम लोगों के थ्रू ये फ्लैट बुक कराए हैं, तो उसके चलते हम लोग देखते हैं कि क्लाइंट कभी रिसीट भी नहीं लेते हैं और उसको केयर भी नहीं करते, जबकि हमें उनको वही एडवाइस कर देना चाहिए कि जब भी अनफॉर्चुनेटली अगर ये कंपनी इंसॉल्वेंसी में चली जाती है, तो हमें ये चाहिए कि वो कंपनी के लिए हमारे ये जो अग्रीमेंट किए हुए होंगे वो काम आएंगे, और उसके लिए जो क्लेम फाइल किया जाएगा वो फॉर्म CA में किया जाएगा। या जैसे सहारा इंडिया परिवार है, अगर सहारा इंडिया परिवार की बात करें तो उसके जो डिपॉजिट होल्डर हैं तो वो भी इसी क्लास ऑफ क्रेडिटर्स में कहलाएंगे, फॉर्म CA में उनका क्लेम फाइल होगा। ऐसे ही कोई आपके जो इंडिविजुअल स्मॉल क्लाइंट होते हैं जो कि सर्विस करते हैं, नौकरी करते हैं, तनख्वाह मिलती है उनको, तो उनका जब किसी कंपनी में पैसा डूब जाता है और वो कंपनी इंसॉल्वेंसी में चली गई, तो उनका जो क्लेम हम फाइल करेंगे वो फॉर्म D में फाइल करेंगे, और वो सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। एक एक्सपर्ट आइज और आपके जो लीगल एक्सपर्ट व्यू से अगर आप इस फॉर्म को भरेंगे तो ये इतना इजी है कि एक इनकम टैक्स की या GST की रिटर्न भरने से भी इजी ये फॉर्म भरना है, पर वो डरेगा। लेकिन अगर आपके पास जानकारी होगी और वो कॉन्फिडेंस होगा, तो सबसे पहले आप उस क्लाइंट की क्वेरी से नहीं डरेंगे बल्कि उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, और उसे ये जानकर खुशी होगी कि मेरा टैक्स प्रैक्टिशनर, मेरा टैक्स कंसल्टेंट को पूरी नॉलेज है। और ये नए इनेक्टमेंट है, ये कितने भी डायनामिक इनेक्टमेंट्स और एक्ट्स आते रहे, लेकिन जो टैक्स प्रैक्टिशनर का रोल है वो हमेशा समझिए पेरेनियल है, वो जीवन भर चलने वाला है, और वो स्टैटिक है। डायनामिक तो वेरिएबल होता है, आज है कल नहीं होगा, रोज बदलेगा, लेकिन जो रोल ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर है वो स्टैटिक रहेगा और वो जीवन भर चलेगा। और आप वो माइलस्टोन है कि उसने जीवन भर, पहले वो जुड़ेगा, फिर उसका परिवार जुड़ेगा, फिर उसके बाद आपकी इच्छा होगी तो आप उसको कई बिजनेस में और जोड़ेंगे कि अब तुम ये बिजनेस भी करो, ये फर्म भी बनाओ, ये सब कुछ करो। तो वहां आपने ये रोल बहुत अच्छे से प्ले करना है कि जैसे ही रिकवरी के लिए सबसे पहली चीज, और जहां भी हो आप, मेरा नंबर आप रतन भाई साहब, सतीश भाई साहब और सबके पास अवेलेबल है। कभी भी कोई भी चीज को पूछना हो, इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी हो, तो मैं हमेशा तैयार हूं और आपको बताने को तैयार हूं। अब दूसरी ये दोनों चीजें अपन ने कवर की कि एक तो रिकवरी कैसे क्लाइंट की करवा सकते हैं और किस पॉइंट पे करवा सकते हैं, दूसरी कि अगर कंपनी इंसॉल्वेंसी में चली गई तो वो क्लाइंट को आप क्या क्या सर्विस दे सकते हैं। पर अब मैं आता हूं उस चीज पे कि अगर कंपनी इंसॉल्वेंसी में आ गई और मुझे IRP बना दिया गया कोर्ट में, अब मुझे भी तो डे 1 से टैक्स प्रैक्टिशनर कंसल्टेंट की जरूरत है, और वो जरूरत, हाँ प्लीज कुलदीप जी। सर मेरा क्वेश्चन था कि क्या आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी भी इसी में आएगी? वो ऑलरेडी चल रही है सर इंसॉल्वेंसी में। ठीक है सर, क्योंकि मेरा पैसा लगा हुआ है। हाँ, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पे SFIO लगा हुआ है। और मेरा वीडियो ऑफ है? हाँ, तो आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी भी इंसॉल्वेंसी में, आदर्श ग्रुप के बहुत सारे केसेज हैं जो वो उसमें चल रहे हैं। और कभी कभी आप लोगों को लगे ना कि कोई क्लाइंट आया है और हमें ये लगता है कि ये इंसॉल्वेंसी में तो नहीं गई, लेकिन कंपनी की प्रोसेस पोजीशन खराब है और अपना क्लाइंट का पैसा तो 20 ही लाख रुपया है, तो अब क्या करें?
तो उस केस में भी आप पूछ सकते हैं हमसे, तो हम आपको बताएंगे कि इस कंपनी के अगेंस्ट में कोई पिटीशन ऑलरेडी किसी एनसीएलटी में चल तो नहीं रही। और देखिए इसमें क्या होता है कि किसी भी कंपनी में इंसॉल्वेंसी 3 सेक्शंस में जा सकती है। सेक्शन 7 फाइनेंशियल क्रेडिटर कंपनी के अगेंस्ट में इंसॉल्वेंसी कर सकता है। सेक्शन 9 है वो ऑपरेशनल क्रेडिटर कर सकता है। और अब रोल आता है सेक्शन 10 जिसमें कंपनी खुद अपनी मर्जी से इंसॉल्वेंसी में जा सकती है। तो अब ये एक और इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये, कि मान लीजिए आपका क्लाइंट है, कंपनी है, और वो कहता है भाई मेरे तो जीएसटी, गवर्नमेंट ड्यूज, मार्केट का उधारी, बैंक का उधारी, बिजनेस में लग गया घाटा, अभी मेरे से ये चलाई नहीं जा रही कंपनी, और मेरे को बैंक ने डीआरटी का सरफेसी का नोटिस दे दिया 13/2, अब 13/4 में देखो पोजीशन ले जा रहे हैं, और मैं पूरी तरीके से ये पोजीशन ले जाएंगे, उसके बाद भी मेरी गारंटी भी है, और मेरे मार्केट का लोन है, मार्केट वालों को कैसे चुकाऊंगा, गवर्नमेंट की जीएसटी की जिम्मेदारी है वो कैसे भरूंगा। उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप उसे एडवाइस कर सकते हो कि देखो, अगर आपने देखा हो अमेरिका में चैप्टर 11, अगर आपने नाम सुना हो तो वो बैंकरप्सी था। अमेरिका में चैप्टर 11 बड़ा फेमस ये था कि चैप्टर 11 फाइल कर दो और रेस्पेक्टेबली आप एग्जिट कर जाओ। जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट हुई, आप वापस अपना नया काम शुरू करो, कोई नहीं रोक रहा, बैंक भी पैसा दे रहा है, मार्केट भी पैसा दे रहा है, और आपके ऊपर से कोई भी लीगल लाइबिलिटी टुवर्ड्स मेकिंग ड्यूज क्लियर इज एबोलिश्ड। अब आप फ्री हैं, अब आप क्लीन चिट होके, लॉन्डर्ड होके नए ढंग से अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। तो आप अपने क्लाइंट को एडवाइस कर सकते हैं कि आपकी पोजीशन अगर इतनी खराब हो गई है तो आप खुद आगे बढ़कर इस प्रोसेस को इंसॉल्वेंसी में ले जाओ। तो यहां भी हमारे पास एक नई अपॉर्चुनिटी है कि हम किसी भी क्लाइंट को ये बता सकते हैं कि आप खुद भी जा सकते हो, क्योंकि वो आपके सामने पूरी बात रखता है जो मार्केट में किसी और के पास नहीं बोलेगा। काउंसिल से भी वो 10 बात छुपाएगा अपनी, लेकिन टैक्स प्रैक्टिशनर को तो सारी उसके इन्स एंड आउट्स पता है। तो आप उस तरीके से उन्हें गाइड कर सकते हैं कि सेक्शन 10 भी एक ऐसा इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में है जिसके थ्रू आप खुद बाहर निकल के आ सकते हो। अब मान लीजिए कि मैं इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट हो जाता हूं, उसके बाद मुझे डे 1 से एक कंसल्टेंट की जरूरत है इन द फील्ड ऑफ ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, इन द फील्ड ऑफ tax compliances, be it income tax, be it GST, be it PF, ESI, और कोई भी लोकल लॉज। तो वहां पे अगर जो मेरी जरूरत शुरू हो जाती है उस केस में तो उस केस में आप लोग की जरूरत पहले दिन से पड़ती है हमको, और वो कैसे पड़ती है मैं बताता हूँ। जैसे जैसे ही ये केस हमको मिला, हम इमीडिएटली सबसे पहले उस कंपनी के बारे में जानना चाहेंगे, और उस कंपनी में के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमारे को कहाँ जाना पड़ेगा, एमसीए रिकॉर्ड्स पे जाएंगे। जैसे ही कंपनी इंसॉल्वेंसी में चली जाती है, उस कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनकी पावर सस्पेंड हो जाती है, और वो सारी पावर, ऑल द पावर्स नाउ वेस्ट्स in the hands of the IR. Now I will take over entire control and management of the company, and for which first and foremost requirement of mine would be to get the idea about the company, to get the financial records of the company, to know the pending compliances of the company, for which I will immediately intimate to all the institution, to all the prospective possible creditors कि आप लोग क्लेम फाइल करो। मैं सस्पेंडेड मैनेजमेंट को, डायरेक्टर्स को लिखूंगा कि आप इमीडिएटली मुझे ये सारी चीजें प्रोवाइड करो, और जाकर उनके रजिस्टर्ड ऑफिस पे अपना कंट्रोल ले लूंगा। फिजिकल कंट्रोल भी लेंगे हम एंड फाइनेंशियल कंट्रोल भी लेंगे। अब वो लेके वहां पे हमको उसी दिन से जरूरत ये पड़ती है कि सबसे पहले मैं ये कहूंगा भाई ये कंपनी आ गई, हम आपके पास कहेंगे कि आप एमसीए रिकॉर्ड पे हमको पब्लिक डॉक्यूमेंट सारे प्रोवाइड कराओ।
सस्पेंडेड मैनेजमेंट तो कभी भी हमको कोऑपरेट नहीं करने वाला है, तो उससे पहले हम जो पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल है सबसे पहले वहां पे हम लेंगे। तो वो चीज वहां पे आपके थ्रू हेल्प लेकर की जा सकती है। जैसे ही कंपनी इंसॉल्वेंसी में आई, हमको एक INC 28 फाइल करना पड़ता है, जिसमें कि चेंज ऑफ द स्टेटस ऑफ द कंपनी, दैट विल चेंज फ्रॉम द स्टेटस एज एक्टिव टू under corporate insolvency resolution process. I would like to show you one example on the MCA portal, how it changes. तो वो INC 28 फॉर्म हमको भरना होता है। फिर जो बैलेंस शीट हमको मिलती है, उससे हमको चाहिए कि कोई हमको ये निकाल के दे कि असेट्स कितनी है, लाइबिलिटीज कितनी है, डेटर्स कितने हैं, क्रेडिटर्स कितने हैं। और जैसे हम फिजिकल कंट्रोल लेने जाएंगे तो वहां पे हमको फिजिकल वेरिफिकेशन कराना होगा इन्वेंट्रीज का और असेट्स का। और वो एक एक्सपर्ट जो कि ये ऑलरेडी इस तरह के काम में एक्सपर्ट है, वो ही इसे ढंग से कर पाएगा, क्योंकि उस वक्त हम मैनेजमेंट से जब फिजिकल कंट्रोल ले रहे होंगे, ऑल द असेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, ऑल द इन्वेंट्रीज ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, दैट टाइम सस्पेंडेड मैनेजमेंट इज गोइंग टू साइन। अब जैसे ये देखिए, एक खंडेलवाल बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसका स्टेटस ये आप कंपनी स्टेटस, रुको भाई, कंपनी स्टेटस अंडर CIRP आ गया, जो कि पहले एक्टिव था। उसके बाद नीचे देखेंगे आप तो यहाँ पे ज्यूरिसडिक्शन में ROC नेम में ROC जयपुर ये, और इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल नेम ऑफ IRP RP लिक्विडेटर, यहाँ पे इस तरह से बदल दिया जाता है। तो एक इमीडिएटली हमारी रिक्वायरमेंट क्या आती है कि भाई INC 28 फाइल कराना है, MCA के रिकॉर्ड निकाले और कोई आके हमारे लिए बैलेंस शीट का पूरा एनालिसिस खोल के रख दे कि कितनी असेट्स है, इसकी कितनी लायबिलिटीज है। और जैसे ही हमने कहा कि भाई अब ये रजिस्टर्ड ऑफिस पे जा रहे हैं, इनके जहां जहां भी ऑफिस है वहां पे जाना है, तो इन्वेंट्रीज और असेट्स के फिजिकल वेरिफिकेशन भी कराने हैं और उनको साइन करा के हमको आना है। फिर उसके बाद जो लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स हैं, अब लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स में आप लोगों के पास एक ये एक्सपर्टीज होती है कि आप बिल बुक से देख के या केवल एक GST नंबर से आप उसके एड्रेस का पता लगा के दे सकते हो, या नाम से उसका GST नंबर पता कर सकते हैं। तो ये सब चीजों की जानकारी जैसे ही मिली, हम सारे क्रेडिटर्स को कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि जो CIRP रेगुलेशन 6A है वो हमको कहता है कि आप सारे क्रेडिटर्स को कम्युनिकेट करोगे कि आप क्लेम्स फाइल करो, क्योंकि पब्लिक अनाउंसमेंट हमने विद इन 3 डेज में पब्लिक अनाउंसमेंट दे दिया अखबार में, IBBI की वेबसाइट पे लोड हो गया। अब जैसे ही अपलोड हो गया उसके बाद से ये जरूरत है तो हमें वहां पे टैक्स प्रैक्टिशनर, तो आप, मैं ये कहूंगा कि जितने भी जैसे जहां जहां भी आप स्टेशन है वहां पे जितने भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हैं, अगर आप उनसे थोड़ा सा संपर्क बनाए रखिए। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कोई भी केस एडमिट हुआ है या नहीं हुआ है, तो एक बार जैसे IBBI पे अपन जाएंगे, IBBI.gov.in, मतलब कभी कभी आप ये वेबसाइट भी देखिए, मतलब ये भी देखा करिए, अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट बना भी रहेगा। और इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत मतलब बिखरी पड़ी हुई है, क्योंकि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को सही लेवल पे एक्सपर्ट नहीं मिलते हैं। और प्रॉब्लम, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफेंड एनीवन, बट हमने ये देखा है कि जब भी मैं बात करता हूँ उस वक्त प्रैक्टिशनर से कि हमको ये रिक्वायरमेंट है, उस वक्त वो या तो GST रिटर्नों में बिजी रहते हैं या इनकम टैक्स की लास्ट डेट चल रही होती है। और हमारी एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम अगर आप समझेंगे तो वी हैव बीन प्रोवाइडेड ओनली 180 डेज। अब 180 दिन में हमको 180 दिन में उस CD को समझना भी है, कॉर्पोरेट डेटर को, उसके असेट्स भी लेनी है, उसके इतनी कंप्लायंसेज है, उनको हर एक माइलस्टोन डेट है, टाइम है, उसके अंदर अंदर पूरा करना है। तो उस वक्त हम संडे भी काउंट होते हैं 180 डेज में, पब्लिक हॉलीडेज भी काउंट होती है, सारे 30 त्योहार भी काउंट होते हैं। तो वहां हमें ये चाहिए होता है कि हमें प्रॉम्प्ट एंड रीजनेबल बेसिस पे ये सारी डिटेल्स की रिक्वायरमेंट आप लोगों से लगी रहती है।
तो अब जैसे IBBI पे एक बार ऑर्डर्स पे राइट क्लिक करना, अब यहाँ पे NCLT में जाओ, या ऑर्डर्स भी चली जा सीधी, कोई बात नहीं, डायरेक्ट ऑर्डर्स भी चले जाओ। अब ये ऑर्डर्स में अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये ऑर्डर्स जो NCLT के ऑर्डर्स हैं, यहाँ जहां भी एडमिटेड है, अब अगर एक बार NCLT में, जैसे मान लीजिए कि हम मेजरली यहाँ पे राजस्थान में है, तो NCLT जयपुर करना, जयपुर बेंच का हम देखते हैं, तो जयपुर बेंच में आपने देखा कि ये लिक्विडेशन एडमिशन, जहां जहां भी एडमिटेड और लिक्विडेशन ऑर्डर हुआ है, वहां समझ लीजिए कि उसी दिन से आपकी रिक्वायरमेंट शुरू हो गई है। और जो IRP अपॉइंट हुआ है वो समझ के आप रखिए कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी केस में, तो हम ये देखेंगे कि जैसे ही एडमिट हुई है कंपनियां, तो जो IRP अपॉइंट हुआ है उसका इसमें डिटेल, ईमेल एड्रेस वगैरह सब अवेलेबल रहता है। और अगर वो ईमेल एड्रेस आपको अवेलेबल वहां पे नहीं मिलेगा, तो IBBI की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। IBBI की वेबसाइट पे अगर एक बार सर्विस प्रोवाइडर में अपन जाएंगे, तो आप यहाँ देखेंगे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, तो ये जितने भी हैं टोटल स्टेटस में, जैसे AFA, ओनली वैलिड AFA यस करिए, तो ये सबमिट करेंगे तो टोटल नीचे जाएंगे तो अपन देखेंगे कि देर आर ओनली, जैसे ये हर पर्सन के आगे उसका ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, टोटल आप देखेंगे 2290 लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो अब हम किसी भी जगह कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, कोई प्लेस की बाढ़ नहीं होती है। आजकल GST की रिटर्न कहीं भी बैठ के भरी जा सकती है, कहीं भी ऑडिट हो सकती है, कहीं भी कुछ भी चीजें प्रोवाइड की जा सकती है। तो यहाँ हमारा आता है कि जो लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स, लिस्ट ऑफ, फिर उसके बाद हमें चाहिए लिस्ट ऑफ रिसीवेबल्स, कि जितने भी रिसीवेबल्स हैं उनसे हम कम्युनिकेट करेंगे कि आप हमें ये पैसा दीजिए। फिर उसके बाद कोई भी कंपनी जब इंसॉल्वेंसी में जाती है तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई पेंडिंग लिटिगेशन इनकम टैक्स या GST का चल नहीं रहा हो, उसका डिमांड का या उसका कोई असेसमेंट का कोई केस जरूर पेंडिंग चल रहा होता है। अगर आप निकाल के दे सकते हैं कि इसके लिए असेसमेंट ये यहाँ पे ये चीजें चल रही है, तो वी रियली रिक्वायर, मतलब वी हैव टू अपॉइंट ए कंसल्टेंट, टैक्स कंसल्टेंट, फॉर हैंडलिंग ऑल द असेसमेंट प्रोसेस इन द केस ऑफ CIRP। तो अब यहाँ हमको जो पेंडिंग लिटिगेशन है IT के साथ, कस्टम के साथ, PF, ESI, इनकम टैक्स, GST, यहाँ पे हमको आपकी इमीडिएट रिक्वायरमेंट रहती है। फिर उसके बाद जैसे मैंने बताया, पब्लिक अनाउंसमेंट दिया और 14 दिन में क्लेम्स आए। क्लेम्स आने के बाद हम जो क्लेम्स आते हैं, वो क्लेम वेरिफिकेशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर विच वी जनरली हायर एक्सपर्ट सर्विसेज ऑफ टैक्स कंसल्टेंट्स, कि जो क्लेम्स आए हैं वो क्लेम्स को हम वेरीफाई कैसे करेंगे, कोलेट कैसे करेंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कॉर्पोरेट डेटर की हमारे पास अवेलेबल है, क्लेम के फॉर्म उन्होंने सही भरे हैं या नहीं भरे हैं, और क्या हम इनका क्लेम एडमिट कर लें या क्लेम रिजेक्ट कर दें। क्योंकि जो एंटायर गेमट है CIRP का, वो एक बैकबोन है क्लेम वेरिफिकेशन, एडमिशन और रिजेक्शन। बिकॉज जितना क्लेम को एडमिट कर लिया हमने, उतनी इस कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस की एक लाइबिलिटी हमने क्रिएट कर ली, जिसका कि रेजोल्यूशन आएगा और इन सभी लोगों में ये पैसा बटेगा, क्योंकि दे विल बिकम स्टेक होल्डर नाउ इन द कंपनी। तो अब उस केस में क्लेम वेरिफिकेशन एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, जिसमें कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल के आई हुई रहती है। बस क्वेश्चन ये है कि एक वो जो हमको खत्म करनी है कि इस प्रोसेस में आप पार्ट करें, और ये पार्ट करने के बाद आप देखें कि ये जो क्लेम वेरिफिकेशन है ये सारा काम आपको मिले।
और क्लेम वेरिफिकेशन में जैसे हमने बताया कि अलग अलग, तो क्लेम के लिए अलग अलग चीजें हैं, मैं उस टेक्निकल एस्पेक्ट पे अभी नहीं जाता, कि एक रेगुलेशन में फिक्स है कि जैसे ऑपरेशनल क्रेडिटर है तो उसे क्या क्या चीजें मिनिमम बतानी पड़ेगी, फाइनेंशियल क्रेडिटर है उसको क्या क्या चीजें बतानी पड़ेगी, वो फॉर्म में भी है, और उसको अपना डेट जस्टिफाई करने के लिए अपने पूरी इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। एक मिनट, कौन है बार बार फोन करे जा रहे हैं? तो ये सारी डिटेल जो है ये ऑलरेडी रेगुलेशन में है, वो हम आपको अभी टाइम परमिट करेगा तो जरूर मैं बताऊंगा, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि ये एक अपॉर्चुनिटी है जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल के आती है। फिर उसके बाद जो कंप्लायंसेज है, इट इज ड्यूटी of IRP, RP or liquidator to comply all the local laws including income tax, GST and everything. ये कार्यवाही हमको पूरी करनी होती है, और इस कंप्लायंस के लिए हमें एक रेगुलर एंड एक्सपर्ट जो टैक्स प्रैक्टिशनर है उसकी जरूरत पड़ती है। और ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस ऑफ CIRP आप ये चीज समझ के रखिए कि जो MCA रिकॉर्ड पे जितने भी डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं वो थ्रू GNL 2 के हो जाएंगे, और GNL 2 में हम उसको एक नॉमिनल फीस देकर वन टाइम और सबमिट कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा होगा ना कि आज मान लीजिए कोई कंपनी इंसॉल्वेंसी में आई, पिछले 5 साल से वो रिटर्न नहीं भर रही होगी, इनकम टैक्स की भी नहीं भर रही होगी, लेकिन एनुअल रिटर्न्स तो पक्का ही नहीं भर रही होगी। तो अब हमको अगर वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं तो पर डे की पेनल्टी तो नहीं लग सकती, वो दे नहीं सकते, कंपनी तो खुद इंसॉल्वेंसी में, अब उसके ऊपर कोई फर्दर तो कोई डेट लग नहीं सकता। तो अब उस केस में वो GNL 2 करके ROC ने एक प्रोविजन बनाया है कि उसके थ्रू हम सारे डॉक्यूमेंट्स एक नॉमिनल फीस देकर और जमा कर सकते हैं। तो जो फाइलिंग है, हमको इमीडिएट MCA 21 है या फॉर्म्स जितने भी हैं वो सब फाइल करने रहेंगे, तो उसके लिए टैक्स प्रैक्टिशनर की हमको जरूरत पड़ेगी। फिर एक रेगुलेशन 35A में विद इन 75 डेज हमको ये तय करना पड़ता है कि प्रेफरेंशियल कोई ट्रांजेक्शन तो नहीं है, जिसे बोलेंगे PUEF, यानी प्रेफरेंशियल, अंडर वैल्यूड, एक्सटॉर्शनेट या फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन। ये 4 कैटेगरीज हैं जिसके लिए हम एक एक्सपर्ट को ये काम देते हैं कि वो एक तरह से फॉरेंसिक ऑडिट करे, ट्रांजैक्शनल ऑडिट करे। पिछले लुक बैक पीरियड कुड बी 2 years, कुड बी 4 years, कुड बी 7 years, इट डिपेंड्स अपॉन द डिसीजन ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। तो और विद द ओपिनियन ऑफ कोर्स रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। तो हम उस वक्त एक एक्सपर्ट को हायर करते हैं कि आप ये ट्रांजैक्शन ऑडिट करिए और हमें बताओ कि कंपनी ने कोई ऐसी ट्रांजैक्शन कोई इस तरह का तो नहीं किया कि कोई प्रॉपर्टी बेची है जो किसी जानकार को या रिलेटेड पार्टी को बेच दी, या 10 करोड़ की प्रॉपर्टी 6 करोड़ में बेच दी, तो अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन तो नहीं कर लिया। या कोई एक्सटॉर्शनेट, मतलब जैसे होता है ना कि कोई कंपनी की पिटीशन लगी और पिटीशन को एडमिट होते होते 8-9 महीना साल जाएगा, तो पता चल रहा है कि वो साल में उसने 36%, 48% ब्याज पे, 24% ब्याज पे, महंगे महंगे ब्याज पे पैसा लेके और झूठे ही अनसिक्योर्ड लोन को रीपे कर दिया, तो इट वुड बी काइंड ऑफ एक्सटॉर्शनेट ट्रांजेक्शन टू डाइवर्ट ऑल द फंड ऑफ द कंपनी, एंड उनके ऊपर तो लाइबिलिटी खड़ी करके और वो अपना पैसा लेकर निकल गया। या कोई फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन उन्होंने किया है, एनी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन किया है, तो ये तो पक्का हर हाल में हमें अपॉइंट करना ही होता है PUEF ट्रांजेक्शन के लिए एक ट्रांजेक्शनल ऑडिटर। कोई भी असाइनमेंट आएगा तो उस वक्त के लिए एक ट्रांजेक्शनल ऑडिटर अपॉइंट होगा ही होगा। हमको जैसे ही कंपनी नई हुई, सॉरी मैं बताना भूल गया, एक नया GST नंबर लेना पड़ता है। तो जो GST नंबर नया अप्लाई करते हैं तो उस वक्त आप देखिए कि जब आप देखेंगे तो ड्रॉप डाउन में एक प्रोविजन आ गया कि कंपनी इंसॉल्वेंसी में है। वरना होता यह है कि अभी भी हम बोलते हैं कि हमको नया GST लेना पड़ता है तो वो यही कहते हैं नहीं डायरेक्टर्स कहाँ हैं। हमने बोला उनकी पावर सस्पेंड हो गई, नाउ वी विल एक्ट एज ऑथराइज्ड पर्सन एंड वी विल वेरीफाई ऑल द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी।
तो वो अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा कि इस तरह से यहाँ पे एक नया जीएसटी नंबर जो लिया जाता है, इवन जीएसटी डिपार्टमेंट डजंट अंडरस्टैंड कि हम आपको नया नंबर क्यों देंगे, अभी तो उनकी 4 साल की रिटर्न बाकी है, उन्होंने तो उनके ऊपर तो हमने डिमांड निकाली हुई है, उनका तो हमने ब्लॉक किया हुआ है जीएसटी नंबर, आपको नया देंगे ही नहीं। तो वहां अगर आप लोग, क्योंकि डिपार्टमेंट रोज जाते हैं, तो यू कैन मेक देम अंडरस्टैंड कि आपको ये जीएसटी नंबर देना पड़ेगा। एक आईआरपी, आरपी, लिक्विडेटर किसी अलग अलग फ्रेटर्निटी का हो सकता है, और जब अगर वो इस पर्टिकुलर कोर फील्ड में, सबका एक कोर एरिया ऑफ प्रैक्टिस होता है, someone can be expert in GST, someone can be expert in income tax, other person can be expert in audit only. तो like एक IRP, RP cannot be expert in every field. We can be expert in our field, that how to run a successful CIRP, how we can run a because there are a lot of litigations during the entire CIRP. We have to face them also. We have to see through legal angle. Therefore, we cannot get so much of time to enter into all the kind of local laws and compliances of all relating to accounts, audit, income tax, GST, custom, PF, ESI, and getting new registration of GST, then MCA. तो वहां अगर कोई भी एक एक्सपर्ट मिलता है तो सीओसी भी हमको अलाउ करती है कि वी कैन हायर services of consultants. The only issue is we are running a time bounded process. There is a milestone on every week, on every day. तो वो हमें कंप्लाई करना पड़ता है, तो वो टाइम को मैच कर लिया जाए तो बहुत अपॉर्चुनिटी है जो यहाँ पे निकल के आ सकती है। तो जैसे मैंने बताया, अब एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाया जाता है। कंपनी का जो एंटायर प्रोसेस है इसका, वो सबसे पहला प्रोसेस, जो इस प्रोसेस का ऑब्जेक्ट है आईबीसी का, कि कंपनी का रेजोल्यूशन कराया जाए। अब रेजोल्यूशन कराने के लिए हमको उस कंपनी के बारे में एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम देना होता है। तो आप लोग भी देखते होंगे, भाई कोई क्लाइंट है, वो कहता है कि यार मेरे को बैंक में लोन ले रहा हूँ, तो वो मुझे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी होती है। अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप बोलते हैं, देखो भाई प्रोजेक्ट रिपोर्ट मेरे बस की नहीं है, मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट ज्यादा नहीं बना सकता, बट आप उस कंपनी के इन्स एंड आउट्स के बारे में जितने अच्छे से फ्रेम कर सकते हैं, नाउ इट इज अप टू यू कि एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में हम जो डिटेल्स अवेलेबल है कंपनी के बारे में, फाइनेंशियल डिटेल, लिटिगेशन पेंडिंग कितने हैं, कितने क्रेडिटर्स हैं, कितने डेटर्स हैं, उनकी बैलेंस शीट का एनालिसिस करके किसी को हम ये दें कि आप इस कंपनी में रेजोल्यूशन प्लान क्यों सबमिट करें, और करना चाहते हैं तो हम ये इंफॉर्मेशन कंपनी के बारे में आपको बताना चाह रहे हैं। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है, ये कितना है, मशीनरी कितनी है, लैंड क्या है कंपनी के नाम पे, लाइबिलिटीज कितनी है, बैलेंस शीट में कंटिजेंट लाइबिलिटी कोई बोल रही तो कौन कौन सी है, पेंडिंग लिटिगेशन कोर्ट केसेस हैं तो कौन कौन सी, वो डिटेल्स आपको हम प्रोवाइड कराएंगे रॉ मेटेरियल। बात यह है कि उसे अच्छे से डिजाइन करके एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाना है, रिक्वेस्ट फॉर रेजोल्यूशन प्लान बनाना है, इवेल्यूशन मैट्रिक्स का क्राइटेरिया डिसाइड करना है। तो चलिए, इवेल्यूशन मैट्रिक्स का क्राइटेरिया और आरएफआरपी तो ठीक है बन जाएगा, पर जो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाना रहता है उसमें आप लोगों की बहुत हमको जरूरत रहती है। कंपनी गोइंग कंसर्न है तो उस वक्त हमको ये रहता है कि कोई एक पर्सन की रेगुलर हमको सर्विसेज चाहिए फॉर डूइंग इंटरनल ऑडिट, फॉर डूइंग अकाउंटिंग, एंड जो दूसरे समझिए कि जो करंटली चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो कि स्टेचुटरी ऑडिट कर रहे हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके, और अभी तक की ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सीआईआरपी उनको अकाउंट्स प्रोवाइड करवा के ऑडिट कंप्लीट कराई जाए। और फिर जब मान लीजिए कि रेजोल्यूशन प्लान आ जाता है तो उस वक्त हमको ये जरूरत रहती है कि उसकी हम एक फिजिबिलिटी स्टडी कराते हैं, फाइनेंशियल वायबिलिटी एंड कॉमर्शियल वायबिलिटी ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। वो फाइनेंशियल वायबिलिटी के लिए हमको एक एक्सपर्ट को हायर करना पड़ता है, और वो उसको एक जो आरएफआरपी इंफॉर्मेशन, उन्होंने किस तरीके से जो रेजोल्यूशन प्लान दिया, उसको जो आईबीसी
कोड के कंप्लायंसेज और आईबीसी कोड के जितने भी सेक्शंस एंड रेगुलेशन है उनको सुपर इम्पोज करके, और हमें देखना पड़ेगा कि whether they are in compliance with entire કે વીટી સોજા આવી જશે ને વીટી નીકળી तो તો તું वो શું जो કરે? हमको देखना रहेगा कि फाइनेंशियल वायबिलिटी कितनी है उनकी, कॉमर्शियल वायबिलिटी कितनी है, और कोई टेक्निकल નહીં 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 नॉन બહુ બેકાર कंप्लायंस છે तो नहीं है। तो टेक्निकल नॉन कंप्लायंस या आईबीसी આમાં के સવારે નાસ્તામાં ચા સાથે ખાઈ લીધું. तो वो टेक्निकल जो बात आती है वो तो एक अलग बात आ गई, लेकिन आपको जो देखना रहेगा उसमें वो ये रहेगा कि हमें जो फाइनेंशियल वायबिलिटी है उसकी, उसके लिए आपकी हमको एक्सपर्ट ओपिनियन और एक्सपर्ट रिक्वायरमेंट रहती है। तो वहां हमको एक ये अपॉर्चुनिटी निकल के आती है। फिर उसके बाद जब फाइनेंशियल उसका आपका रिपोर्ट आ गया, उसके बाद जब वो सीओसी में डिसाइड हो गया और मान लीजिए रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया तो ठीक है। इन केस रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव नहीं होता तो ये कंपनी विल गो इनटू लिक्विडेशन। देन अगेन द एंटायर ऑलमोस्ट एक सेम काइंड ऑफ प्रोसेस फिर चालू हो जाता है कि हम वापस पब्लिक अनाउंसमेंट करते हैं, क्लेम इनवाइट करते हैं, फिर क्लेम वेरिफिकेशन होता है, यहाँ पे स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमिटी बन जाती है। लेकिन यहाँ आकर हमको जब लिक्विडेशन में हम आ जाते हैं तो वहां पे फिर आकर आपको एज एन ऑडिटर हमको ऑडिटर भी चाहिए रहता है। और ऑडिटर जब हमको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाकर और जो कंप्लायंस है वही वापस रेगुलर कंप्लायंसेज सारी पूरी करनी पड़ती है, और वो कंप्लायंसेज की फिर जरूरत वहीं पे वैसे के वैसी आप लोगों की हमको रहती है। और जो लिक्विडेटर है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो मेंटेन रखे अपने पास कैश बुक, लेजर, बैंक, मतलब देयर आर लिस्ट which has been provided कि ये डॉक्यूमेंट्स और ये रजिस्टर्स एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो लिक्विडेटर और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन। तो वो जो रजिस्टर्स है वो सब चीजें हैं, उनकी जिम्मेदारी के लिए हमको एक एक्सपर्ट की जरूरत रहती है। अगर केस वॉलंटरी लिक्विडेटर का है तो वहां भी हमको ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ता है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के लिए हमको किसी भी जो एग्जिस्टिंग स्टेचुटरी ऑडिटर के बाहर जाकर नया ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ता है, और हम उसको ये काम देते हैं। एमसीए रिकॉर्ड्स पे जगह जगह हमको INC 28 रिजोल्यूशन के लिए, स्टेटस चेंज के लिए अलग अलग पोर्टल पे अलग अलग रिक्वायरमेंट हमको रहती है, और उस चीज को लेकर अपॉर्चुनिटीज, मतलब ample opportunities are there for tax practitioners in the process. Even अगर आप देखेंगे तो CGST डिपार्टमेंट में जो GST एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट है, उसमें भी कई सेक्शंस एंड प्रोविजंस में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड को ऐड कर दिया गया है। पर्टिकुलरली जैसे सेक्शन 82 है, वो हमको ये कहता है कि जो नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज जो आईबीसी में है कि ये सबके ऊपर है लागू। तो जो जीएसटी भी ये कहता है कि जहां टैक्स है वो जीएसटी है, वो फर्स्ट चार्ज ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी है, लेकिन सेव एज अदरवाइज आईबीसी। तो वहां ये कहता है कि जो कंपनी इंसॉल्वेंसी में चली गई उनको छोड़ के बाकी जितनी भी कंपनियां हैं उनकी पूरी प्रॉपर्टीज पे हमारा फर्स्ट चार्ज माना जाएगा अगर कोई भी जीएसटी का पेमेंट ड्यू है। तो ऐसे ही जो कोई भी प्रोविजन रिगार्डिंग लायबिलिटी टू मेक पेमेंट, इवन सेक्शन 93 है जीएसटी का, उसमें भी इंसॉल्वेंसी का प्रोविजन आ गया, वहां भी उन्होंने उसको आईबीसी को अलग कर दिया है। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि कुछ कुछ सेक्शंस में इंसॉल्वेंसी की एंट्री, जो आईबीसी की एंट्री ऑलरेडी इन्होंने डाल दी है, पर्टिकुलरली जीएसटी में, इनकम टैक्स में। तो अगर आप लोग भी कोई कंपनी की ऑडिट कर रहे हैं जो कंपनी इंसॉल्वेंसी में चली गई है, तो आपने भी ये चीज को उस वक्त देखना चाहिए कि आईआरपी, आरपी, एक सस्पेंडेड मैनेजमेंट जो होता है उसकी पावर सस्पेंड हो जाती है, तो आरपी और आईआरपी ही बैलेंस शीट साइन करता है अलोंग विद सस्पेंडेड डायरेक्टर। तो उस वक्त हमको
एक शॉकिंग नहीं फील करना चाहिए, और उस वक्त हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये काम हम नहीं करेंगे, ऐसे नहीं होता है। बल्कि हमको अपने आप को नॉलेज अपडेट करके और उस चीज को प्रोसेस में अपने आप को पार्टिसिपेट करवाना चाहिए। और जहां भी आपके एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट है और जहां आपकी फीस है, वो फीस तो ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड ऑफ CIRP, अगर आप अपनी कोई भी कंसल्टेंसी देते हैं, ऑडिट करते हैं, तो वो एक CIRP एक्सपेंसेस का पार्ट बनेगा, और दैट विल बी पेड इन प्रायोरिटी द मोमेंट एनी असेट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। और जैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म में जाएं या उससे पहले COC पेमेंट करें, सबसे पहले आपका पेमेंट, या कोई भी CIRP प्रोसेस के पीरियड में कोई भी अगर काम किया जाता है तो वो CIRP एक्सपेंसेस का पार्ट बनेगा, और इट विल बी पेड इन प्रायोरिटी। तो मोटे तौर पे मुझे लगता है कि ये एक छोटा सा टाइम था, उसमें मैं बता पाया आपको कि lot of opportunities are there at every step, at every stage in the entire CIRP process. There is an opportunity for the professional. अब अगर आपको लगता है कि आपका कुछ सवाल हो या आपको कुछ और समझना हो, तो हम उसको वहां पे डिस्कस कर सकते हैं। सर, मेरा कहना ये था कि जो कंपनी इंसॉल्वेंसी में चली जाती है, ठीक है ना, तो उसका जो रिकवरी होता है, जो पेंडिंग्स होते हैं रिकवरी, वो कैसे होंगे फिर? जैसे कंपनी इंसॉल्वेंसी में चली जाती है तो हमने बताया भाई क्लेम्स हम इनवाइट करते हैं, और जो भी असेट्स है कंपनी की, तो जो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाया जाता है, तो एक रेजोल्यूशन है फॉर्म G करके हम एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, जैसे ही कंपनी में फॉर्म A में हम पब्लिक अनाउंसमेंट करते हैं कि ये कहते हैं कि कंपनी इंसॉल्वेंसी में आ गई, सब लोग क्लेम फाइल करो। विद इन 60 days from the date of commencement of CIRP, we will go for invitation for resolution plan in form G. हम फॉर्म G अपलोड करते हैं और प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को बुलाते हैं, दोज हु आर इंटरेस्टेड टू सबमिट देयर रेजोल्यूशन प्लान। जैसे मान लीजिए बड़ी सारी कंपनी है, अब ये किसका चला था, सुजुकी का, तो सुजुकी टेक्सटाइल्स लिमिटेड। सर, आप आदर्श का अगर एग्जांपल लेंगे तो थोड़ा इजी रहेगा सर, हम लोग, इफ यू डोंट किसका माइंड। सर? आदर्श या सहारा का। वो ऐसे पाइयों में, अभी वो ऐसे पाइयों में चल रही है, इसलिए वो हॉल्ट पे है। CIRP अभी स्टैग्नेंट है, इस वजह से मैं उस पे अभी उसका एग्जांपल आपको ज्यादा नहीं दे रहा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो मैं उसका भी निकलवाता हूँ। आदर्श सहारा, देखो अगर आपने IL&FS नाम सुना होगा, तो IL&FS ग्रुप भी इंसॉल्वेंसी में गया, लेकिन वो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 241 242 में ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के थ्रू गया। और NCLT जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, वो ड्यूअल रोल प्ले करती है फॉर IBC ऑल्सो एंड फॉर कंपनी लॉ लिटिगेशन एंड कंपनी लॉ मैटर्स ऑल्सो। अब अगर आप समझेंगे कि किसी जमाने में कंपनीज का जो वाइंडिंग अप होता था वो थ्रू हाई कोर्ट होता था, अब कंपनीज का जो वाइंडिंग अप है वो वाइंडिंग अप वर्ड ही नहीं है, अब कंपनी का CIRP में जाती है या डायरेक्ट लिक्विडेशन में जाती है, एंड दोज हु आर कैपेबल एनफ टू clear all dues, all liabilities, they will straightforward go into voluntary liquidation. तो अगर आपके पास कोई क्लाइंट है आपका जो ये कहता है कंपनी अपन बंद करना चाहते हैं, डिसॉल्व करना चाहते हैं कंपनी, एक नॉर्मल शॉर्टकट होता है कि हम इसको स्ट्राइक ऑफ कर देते हैं। एक दूसरा होता है प्रॉपर डिसोल्यूशन करना है आपको कंपनी का, और कंपनी की असेट्स आर मोर देन एनफ टू क्लियर एंटायर लाइबिलिटीज, तो वो वॉलंटरी लिक्विडेशन में ले जाकर इसको खत्म कर सकते हैं। वाइंडिंग अप में जैसे क्लेम्स इनवाइट होते थे, यहाँ पे CIRP में क्लेम्स इनवाइट होते हैं। अब जो असेट्स होती है वो उसका पूरा कंट्रोल RP के पास आ जाता है। कंपनी अगर ऑपरेशन में गोइंग कंसर्न है तो वो कंपनी के प्रोडक्शन को चालू रखा जाएगा। कंपनी अगर बंद हो गई है तो उसको जैसी स्थिति है उसको वैसा ही रख के, जो सेक्शन 14 में मोरेटोरियम आ जाता है, स्टे आ जाता है,
कि उस कंपनी के अगेंस्ट में कोई भी रिकवरी बैंक या कोई भी क्रेडिटर नहीं कर सकता, वो केवल क्लेम फाइल कर सकता है। तो अब मान लीजिए कि क्लेम फाइल किया और क्लेम फाइल करने के बाद कंपनी के असेट्स को सारी इकट्ठी कर ली गई। अब रेजोल्यूशन एप्लीकेंट आता है और वो ये कहता है कि मैं एक्स अमाउंट दूंगा और जितने क्लेमेंट्स हैं उन क्लेमेंट्स की लिस्ट जो है उनको मैं इस तरीके से ये पेमेंट करूंगा। अब कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स जब बनती है क्लेम्स आने के बाद, तो आप ये देखिए कि जितने भी फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में केवल फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ही आते हैं। तो चाहे वो बैंक हो, सिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर हो, अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर हो, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एंटायर CIRP जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है वो मैटर नहीं करता, चाहे वो सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड हो, दोनों को वोटिंग परसेंटेज उतना ही मिलता है एज पर देयर अमाउंट ऑफ एडमिटेड क्लेम्स। तो जितना क्लेम का अमाउंट है उसके हिसाब से COC बन गई। COC का 66% से अगर वोटिंग कराने के बाद किसी भी रेजोल्यूशन एप्लीकेंट का प्लान अप्रूव कर दिया जाता है तो वो प्लान अप्रूव्ड होगा एंड दैट विल बी बाउंड अपॉन ऑल द स्टेक होल्डर्स। मीन्स जितने भी क्रेडिटर्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट है, डिपार्टमेंट है, लोकल अथॉरिटीज है, स्टेचुटरी अथॉरिटीज है, वो सबके ऊपर बाउंड होगा। तो वहां वो पैसा वो एक रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बताएगा कि मैं एक्स अमाउंट लेके आऊंगा और ABCD इस स्टेक होल्डर को इतना 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 रुपया दूंगा। तो वहां से ये पैसा रिकवर होता है। लेकिन मेजरली एंड मोस्टली 100% पेमेंट कभी भी रिकवर नहीं होता। जो कंपनी इंसॉल्वेंसी में चली गई, डिफॉल्ट कर गई, वो तो मान के चलिए कि उसके पास तो इतना, जिसने अपना दिवालिया ही निकाल दिया उसके पास तो कायदे से कुछ भी नहीं होता। कभी कभी ऐसा ही होता है कि कुछ भी नहीं होता, या होता है तो इतना कम अमाउंट आता है कि रुपए में चवन्नी भी आ जाए तो बहुत है, इस तरह से। और तो वहां ये रेजोल्यूशन के थ्रू होता है। अगर कंपनी लिक्विडेशन में चली गई तो कंपनी की फिर असेट्स है वो ऑक्शन के थ्रू सेल होती है, और वो सेल होने के बाद सेक्शन 53 है उसके हिसाब से, वाटरफॉल मैकेनिज्म के हिसाब से पेमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर लिक्विडेशन में जाती है तो सबसे पहले आप ये समझिए कि CIRP कॉस्ट को पे किया जाता है। फिर उसके बाद सिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं उन्हें पे किया जाता है, और वर्कमैन जो है वो वर्कमैन की 24 महीने की जितनी भी ड्यूज हैं उनको पहले पे किया जाता है। फिर उसके बाद अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर जो एम्प्लॉइज हैं उनको पे किया जाता है, उनके 12 महीने का ड्यूज है उनको पे करके, फिर उसके बाद गवर्नमेंट ड्यूज, और फिर अदर क्रेडिटर्स जिसमें कि ऑपरेशनल क्रेडिटर्स और ये सब लोग आते हैं। उसके बाद भी अगर कुछ पैसा बच गया तो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर और जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को, प्रमोटर्स को पेमेंट मिलेगा। तो एक वाटरफॉल मैकेनिज्म में इस तरीके से ये डिवीजन होता है और इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो अपॉर्चुनिटीज तो बस एक अंडरस्टैंडिंग की बात है कि हमें इस इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड एक इनोवेटिव कोड है, इनोवेटिव लॉ है, लेकिन इसमें रिक्वायरमेंट जो है वो डे 1 से प्रोसेस एडवाइजर भी, आप एज ए प्रोसेस एडवाइजर भी रोल प्ले कर सकते हैं, और इन द डिफरेंट कैपेसिटी एजेंट व्हेन रिक्वायर्ड वाले उस रोल में भी आपको हर स्टेप पे, हर स्टेज पे एक टैक्स प्रैक्टिशनर या एक कंसल्टेंट की जरूरत लगी रहती है। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, अब हमको कैसे इनकैश कर सकते हैं वो देखना है बस। ठीक सर, थैंक यू। यस सर। तो और कोई हमको लगता है कि डिस्कशन करना है तो अपन कर सकते हैं। और प्रशांत जी, एक क्वेश्चन है इसमें अभी आ रहा है। जी सर। प्रशांत जी, ये जो अभी हाँ आपने 1 करोड़ रुपए की जो लिमिट बताई है, वो बताइए कि अगर आप सप्लाई कर रहे हैं तो रिगार्डिंग और गुड्स हो सकती है वो, या आपने अगर लोन दे रखा है तो लोन के रिगार्डिंग हो सकती है। क्या इन दोनों का हाँ कॉम्बिनेशन भी हो सकती है क्या? नहीं, इनमें मैं बताता हूँ आपको सर। हाँ, जैसे मैंने बताया कि ये कंपनी में जो पिटीशन लगेगी वो
अंडर 3 सेक्शन है, सेक्शन 7, 12 सेक्शन 9 और सेक्शन 10। ठीक है तो सर। सेक्शन 7 में जो एप्लीकेशन लगेगी, वो सेक्शन 7 में जो एप्लीकेशन लगेगी वो आप समझिए कि जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं वो ही लगा सकते हैं। तो अच्छा। फाइनेंशियल क्रेडिटर, लेकिन अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर में ऐसा है कि किसी ने 25 लाख का अनसिक्योर्ड लोन दे रखा है, किसी ने 70 लाख का, हाँ और किसी ने 15 लाख का दे रखा है, हाँ जी सर। तो फिर 1 करोड़ 10 लाख का लोन हो गया, तो वो तीनों मिलकर लगा सकते हैं। राइट, वो तीनों मिलकर लगा सकते हैं। वो तीनों मिलकर लगा सकते हैं। लेकिन अगर केवल वो ऑपरेशनल क्रेडिटर है, यानी कि अगर उन्होंने कोई माल सप्लाई किया है या सर्विस दी है, हम्म। तो वहां 2 या 3 जने मिलकर नहीं लगा सकते हैं। अच्छा सर। उनपे तो एक इंडिविजुअल को थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करनी पड़ेगी और उस थ्रेशोल्ड लिमिट से बाहर जाना पड़ेगा। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया क्लियर। तो उस केस में सर वो आपस में नहीं कर सकते। फाइनेंशियल क्रेडिटर में कर देंगे। फाइनेंशियल क्रेडिटर में कर देंगे, लेकिन जैसे मैंने बताया फाइनेंशियल क्रेडिटर में अपने को सबसे पहले ये जरूरी है कि अपन क्लाइंट को अपने ये सलाह दें कि आप जो अग्रीमेंट है वो करके रखिए, उनसे एक्नॉलेजमेंट करा के रखिए। यस सर। देयर शुड बी टर्म्स फॉर रीपेमेंट ऑल्सो, जो कि नॉर्मल कोर्स में अपन कभी कभी अवॉइड आपका करते हैं। क्लेम डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। क्लेम डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, आपका डेट डिफाइंड होना चाहिए, और आपको ये सब चीजों के लिए वो रहना पड़ेगा कि उस वक्त हमें ये तैयारी पूरी करवा के रखनी पड़ेगी उनसे, क्लाइंट से, कि आप पहले अग्रीमेंट पूरा रखो उनके साथ, कंपनी के साथ, कि आपने जो भी अगर अमाउंट दिया है उसका रीपेमेंट क्या रहेगा, टर्म्स कब वो रीपेमेंट किया जाएगा, कितना ब्याज मिलेगा, और कैसे उसको हम आगे बढ़ाएंगे। मतलब कभी वो कभी जो क्या रीपेमेंट होता है, टर्म्स है वो निकलनी भी चाहिए सर। हाँ निकल, मतलब वही वही कभी क्या होता है ना कि हम लोग कर तो लेते हैं सर, जैसे होता है हमारा मैक्सिमम केस में ये होता है कि मैंने पैसा दिया हुआ है, लेकिन कोई राइटिंग में हमारा अग्रीमेंट नहीं है। राइट। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। वहां पे हमको ये होना जरूरी है कि हम जो जितना भी उनको वो करते हैं हम, विकेट पर फुल फेस ऑफ द बैट से जो बैट फ्लो था, तो वो जी सर, अग्रीमेंट उनसे हमको करा के रखना करा चाहिए, टर्म्स का और इंटरेस्ट का। तो वहां पे हम 3 जने 4 जने 10 जने मिलकर भी कर सकते हैं। बट अगर रियल एस्टेट का केस है, यस। तो बिल्डर के अगेंस्ट में एक होम बायर जो कि जिसने शॉप बुक करी है, फ्लैट बुक करा है, प्लॉट बुक करा है, वो लोग भी बिल्डर कंपनी के अगेंस्ट में एज ए फाइनेंशियल क्रेडिटर जा सकते हैं, और वो भी कंपनी के अगेंस्ट में इंसॉल्वेंसी शुरू कर सकते हैं। पर उस केस में ये है कि कोई भी पूरे प्रोजेक्ट का या तो 10% अलॉटीज हो या मिनिमम 100 अलॉटीज हो, यस सर। तो ही वो उस कंपनी के अगेंस्ट में इंसॉल्वेंसी की पिटीशन लगा सकते हैं सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे कंपनी में आपने कहा कि अंडर वैल्यू के बाद ही इंसॉल्वेंसी में जाती है, करप्ट हो गई कंपनी, उसके पास पैसा कम है, तो अब जब रिकवरी होगी तो क्या उनके शेयर होल्डर से भी रिकवरी होगी? नहीं सर, ये यहाँ पे आप मान के चलिए कि जो कंपनी है, ये केवल और केवल जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस है दैट विल रिवॉल्व only to the limited boundary of the company only, corporate debtor only. This boundary will, this limit will not traverse to personal properties of the corporate debtor, personal properties of the suspended management, और प्रॉपर्टी, इवन सब्सिडरी की प्रॉपर्टी भी हम काम में नहीं लेंगे, होल्डिंग की भी नहीं लेंगे, क्योंकि दोनों कंपनियों का अपना एक, दोनों आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, तो इंडिपेंडेंट एंड एक्सक्लूसिवली वो अलग अलग होती हैं। तो हम उनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज या इंडिविजुअल प्रॉपर्टी जो होती है उसके लिए वो इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी होती है। कंपनी में आपने नोटिस किया हो तो कभी भी बैंक जब लोन देता है तो कंपनी को तो वो लोन देता है और पर्सनल गारंटी डायरेक्टर्स की ले लेता है। तो वो टाइम पे बैंकर्स कैन ऑल्सो फाइल एप्लीकेशन अगेंस्ट द डायरेक्टर्स फॉर इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी।
नहीं, मेरा उस क्वेश्चन ये था सर, जैसे सपोज किसी कंपनी की आपने इंसॉल्वेंसी ली तो उसमें उसकी वैल्यू 1 करोड़ ही आई सारी, और क्लेम आ गए 5 करोड़ के, तो बाकी रिमेनिंग का क्या होगा? बाकी जो जैसा मैंने बताया सर कि कोई चीज, कोई अभी अपने दिवाला निकाल देते हैं, अपन बोलते ही है ना कि उसने उसका दिवाला निकाल दिया भाई, तो अब दिवाला निकाल दिया तो हमें ही पता है कि अब तो उसने हाथ खड़े कर दिए और सरकारी तरीके से, कानूनी तरीके से दिवालिया घोषित कर दिया अपने आप को। तो अब आपका जितना भी लीगल राइट है फॉर रिकवरिंग वो द राइट ऑफ, ड्यूज, वो राइट ऑफ होता है। द मोमेंट यू विल फाइल द क्लेम, यू विल एंटर इनटू द प्रोसेस ऑफ सीआईआरपी, एंड जो भी कानून के थ्रू जितना भी आपको पेमेंट निकल के आएगा बाहर, दैट दैट इज टू बी ऐसे, it will be, it need to be accepted by each and every stakeholders irrespective of the amount। कितना वैल्यू आपको वहां से मिलता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें सिर्फ कंपनी ही दिवालिया घोषित होगी, उसके शेयर होल्डर वगैरह कुछ पे लड़, कुछ भी मैटर नहीं रखेगा जिसने उसको कंपनी को बनाया है या कुछ भी किया। जो सर पर्सनल गारंटर टू द कॉर्पोरेट डेटर हैं, उनके अगेंस्ट में भी इंसॉल्वेंसी, इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी लगाई जा सकती है, पर उसके लिए क्रेडिटर को जाना पड़ेगा। पर अगर आपके पास पर्सनल गारंटी टू द कॉर्पोरेट डेटर, जैसे आपने कोई कंपनी को लोन दिया, इंडिविजुअल ने दिया या किसी एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को लोन दिया, और अगर उसमें गारंटी ले रखी है आपने डायरेक्टर्स की, तो आप उस डायरेक्टर्स के अगेंस्ट भी इंसॉल्वेंसी निकाल सकते हो। पर आप उसकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी तो तभी ले सकते हो जब देयर शुड बी स्पेसिफिक मॉर्गेज ऑन द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हो, तो ही आप किसी की भी जनरल प्रॉपर्टीज पे आपका राइट तभी क्रिएट हो सकता है बाय वे ऑफ फाइलिंग और बाय वे ऑफ क्रिएटिंग ए चार्ज, चाहे वो मॉर्गेज किया हो, इक्विटेबल मॉर्गेज करके अपन ने किया है, या कोई और तरीके से। जैसे अगर हमने कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर ली अपने फेवर में, तो हम उस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के ऊपर जा सकते हैं। तो रिकवरी होने की पॉसिबिलिटी तो बहुत ही कम रहने वाली है, ये तो तय बात है। ये तो है ही है सर, फिर नहीं तो विजय माल्या जी की रिकवरी नहीं हो जाती पूरी पूरी। और विजय माल्या जी की रिकवरी हो जाती, बहुत सारी कंपनियां चली गई, तो मतलब आप बड़े बड़े इवन रिलायंस पावर, एसआर स्टील, एयरसेल, ये सब लोग चले ही गए। गोयर गोयर की भी हो गई है। मतलब ये क्या कहते हैं, इंसॉल्वेंसी में उनको कंपनी को प्रोबेशन का लिमिटेशन ही कंपनी तक ही लिमिटेशन है और गारंटर तक लिमिटेशन है, दैट्स ऑल। शेयर होल्डर्स की तो आप जैसे जानते हैं कि इट्स ए लिमिटेड कंपनी, तो शेयर होल्डर की लाइबिलिटी तो लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ एनी, मतलब शेयर होल्डर की लाइबिलिटी उतनी है जितनी की शेयर कैपिटल है उनकी, और अगर कोई शेयर कैपिटल अनपेड है तो वहां तक उनकी लाइबिलिटी, उसके ऊपर तो वो वैसे भी नहीं जा सकेंगे। ठीक है, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन हो किसी का सर? हाँ, कोई क्वेश्चन है सर? किसी भी डेलीगेट का कोई भी क्वेश्चन हो तो प्रशांत जी वुड लव टू आंसर इट। अभी नहीं है, चैट बॉक्स में भी नहीं है शायद कोई क्वेश्चन। और यहाँ एक अपॉर्चुनिटी और निकल के आती है आप लोगों के लिए कि जब प्रोस्पेक्टिव, कई बार होता है कि आपकी पास आपके क्लाइंट्स होते हैं जो इन्वेस्टर्स होते हैं, दे आर लुकिंग फॉर, जैसे होता है ना कि सस्ती हाँ, प्रॉपर्टी, एनसीएलटी वाली कंपनीज को खरीदने सस्ती में भी एसेट्स इंटरेस्टेड होती है, तो एनसीएलटी कंपनी खरीदने में, क्योंकि आपने ये देखा हो तो यहाँ पे जो अगर कंपनी में शेयर होल्डर बदल गए, 50% से ज्यादा प्रमोटर्स बदल गए, तो जो पास्ट लॉसेज हैं वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होते इनकम टैक्स में। पर आईबीसी के थ्रू अगर कोई कंपनी ली है तो प्रमोटर्स और मैनेजमेंट तो पूरा चेंज होगा ही होगा, और उनको जितने भी पास्ट लॉसेज हैं वो भी कैरीड फॉरवर्ड मिलेंगे।
कैरी इसके फॉरवर्ड लिए हो देयर जाएंगे। हैज बीन अमेंडमेंट इन द इनकम टैक्स। तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आपका क्लाइंट अगर ये कंपनी लेना चाहे तो आप उसे सजेस्ट भी कर सकते हैं, आप उसके लिए रेजोल्यूशन प्लान भी बना के दे सकते हैं। ये टैक्स प्लानिंग का पार्ट भी हो सकता है सर ये टैक्स प्लानिंग का बहुत बड़ा पार्ट हो सकता है सर, बिल्कुल है। कि अगर आपके आपके क्लाइंट के पास में 100-200 करोड़ रुपए का मान लो प्रॉफिट आ रहा है या 70 करोड़ का आ रहा है, तो ही कैन गो फॉर एन एनसीएलटी कंपनी जो उसके इंटरेस्ट की है, और वो जो उसके उनके लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करके उस पर टैक्स बचा सकता है। यस तो वो यस थ्रो एग्जैक्टली, मतलब एक्चुअली अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो वो फ्री में आ गई कंपनी आप। फ्री में आ रही है, करेक्ट करेक्ट। तो वो जो चीज है कि यहाँ पे हमको देखना पड़ता है कि जब भी कोई कंपनी इस तरह की आ रही है तो मोटे तौर पे एमसीए पे जाकर आप इमीडिएटली पब्लिक डॉक्यूमेंट्स निकाल के देख सकते हैं कि क्या क्या असेट्स उस कंपनी के पास हैं और क्लेम्स कितने हैं। वो भी राइट, आईबीबीआई के पोर्टल पे हम डालते हैं कि किन किन के क्लेमेंट्स हैं, कौन कौन सीओसी के मेंबर्स हैं। तो अकॉर्डिंगली यू कैन सजेस्ट योर क्लाइंट टू सबमिट रेजोल्यूशन प्लान, और वो रेजोल्यूशन प्लान आप लोग बना के दे सकते हैं और अकॉर्डिंगली उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी इंसॉल्वेंसी में चली गई, आप अपने क्लाइंट को बोल सकते हैं कि आप सीओसी में जाने से डरोगे या आप नहीं समझोगे तो हमें ऑथोराइज करो, हम आपके भी आप सीओसी में पार्टिसिपेट करेंगे। राइट। तो वहां पे आपको काफी चीजों के बारे में जानकारी होगी और पूरा प्रोसेस आपके सामने से गुजरेगा। और सीओसी के पास पावर होती है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का कोई भी मेंबर सीओजी कोई बोले भी तो सर, इंफॉर्मेशन सीओजी आरपी सीओजी से का मांग क्या सकता मतलब है। हुआ? सीओजी मतलब? कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स होती है कि जैसे हम अच्छा, क्लेम्स इनवाइट करते हैं, तो क्लेम्स इनवाइट करते हैं तो उसमें जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जितने भी होते हैं वो मिलकर एक कमिटी बनती है, उनकी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स कहलाती है। राइट, वो सीओसी के डायरेक्शन एंड सीओसी के सुपरविजन, जो कि वो आरपी के साथ मिलकर और इस पूरी प्रोसेस को चलाते हैं, और हर जगह उनका रेटिफिकेशन और अप्रूवल जरूरी होता है सीओसी का फॉर टेकिंग एनी डिसीजन, मतलब यही हो इंक्लूडिंग गया ऑफ। सर, उनके उनके जो भी क्रेडिटर्स हैं उनसे अप्रूवेंस चाहिए कि भैया आप हमारा पैसा कैसे कैसे दोगे। एग्जैक्टली ये यही तो एग्जैक्ट लिंक हुआ ना। हाँ, मतलब आईबीसी का सर जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि डेटर्स इन पोजीशन टू क्रेडिटर्स इन कंट्रोल। तो इसका मतलब ये हो गया कि पहले अगर वाइंडिंग अप होती थी, बीआईएफआर में केस जाता था, कहीं भी अगर हम रिकवरी मैकेनिज्म में देखेंगे तो आप देखोगे कि प्रमोटर्स के हाथ में ही कंपनी रहती थी और 10 से 20 साल तक बीआईएफआर में चलता ही रहता था, कोई फैसला नहीं आता था जब तक नहीं उस आता। कंपनी में ना तो प्लांट बचता था ना कोई असेट्स बचती थी। यहाँ ये होता कि द मोमेंट सीआईआरपी इज कमेंस, इमीडिएटली जो उन्हें पावर सस्पेंड कर दी जाती है डायरेक्टर्स की और मैनेजमेंट की, और क्रेडिटर्स इन कंट्रोल यानी कि आरपी कंट्रोल में ले लेता है। आरपी एक्ट ऑन द बिहेस्ट ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, ऐसा कह सकते हैं इन द प्रैक्टिकल नॉर्म्स कि सर जो जो पावर सीओसी सीज है की बात कर रहे हैं आप, पावर सीज की बात कर रहे हैं, उसमें क्या एंट्री इनटू द प्रोजेक्ट भी बैंड हो जाती है क्या उनकी? वो अगर आरपी चाहे कि वो नहीं चाहता कि कोई डायरेक्टर एंट्री करे तो वो मना कर सकता है उसको। राइट, और अगर वो ये कहता है कि नहीं ये आपकी जिम्मेदारी कि आप रोज आएंगे और इस कंपनी को चलाने में हमको बताएंगे और कैसे चलती है ये समझाएंगे, बट दे विल नॉट हैव एनी पावर टू राइट। डिसाइड टू टेक एनी डिसीजन, वो एक्शन इवन कोई भी चेक नहीं कर साइनिंग की सकता। पावर भी नहीं। हाँ, कोई तो भी वो हमारी फाइनेंशियल ऑपरेशनल पावर उनके पास में नहीं रहेगी। कोई सी भी पावर नहीं रहेगी, दे कोई विल नॉट एक्ट एज, मतलब टूथलेस हो जाएंगे वो, ऐसा कह सकते हैं। तो डेलीगेट्स, एनी अदर क्वेश्चन, काइंडली रेज योर हैंड्स। कोई नहीं है मेरे ख्याल से, ऑल अभी कोई क्वेश्चन नहीं है, चैट बॉक्स में भी हमारे पास में नहीं है। तो वी अंडरस्टैंड कि भाई ऑल इज गुड और सभी को बहुत सारी चीजें समझ में आई है। हाँ, एक दिन में सर कई बार ये होता है कि ये सब कुछ इतना नया है, यस लेकिन सर। जैसे मैं नया कुछ भी नहीं है, यहाँ केवल है एक सर, हम लोगों के लिए नया ही है करना। वो। नहीं नया नया है। सर, मैं बता रहा हूँ, एक्ट एक्ट नया। आप समझिए कि ये एक ऐसा नया, मतलब ये तो नई ऑडिट भी नहीं है कि कोई एनर्जी ऑडिट शुरू हो गई है भाई नया काम आ गया, इसको तो समझना पड़ेगा। ये तो वही है
आपकी वो कंपनी है उसमें सेम वैसा का वैसा ही काम करना है। जैसे मैंने बताया कि योर रोल इज पेरेनियल, इट इज गोइंग टू बी देयर स्टैटिकली और कॉन्करेंटली। रिक्वायरमेंट जो टैक्स प्रैक्टिशनर्स एंड कंसल्टेंट्स की है वो वैसे ही रहने वाली है। और उसी तरह से कि ट्रांजैक्शनल ऑडिट करनी है, थोड़ा इन्वेस्टिगेटिव ऑडिट करनी है, और मजा आएगा। बल्कि कुछ चीज निकल के आएगी और यहाँ पे तो इस पर डिसीजन होगा, कोर्ट फैसला देगी। राइट। जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन है उसके अगेंस्ट में इसके डायरेक्शन से इश्यू होंगे, तो वहां और आपको इसकी मेरे ऑडिट ख्याल करके से मजा भी आएगा। कोई अपील भी, सपोज एनसीएलटी में कोई कंपनी, एनसीएलटी ने फैसला दे दिया सर कि दिस कंपनी शुड गो इनटू दैट हैंड, तो उसके बाद में कोई अपील हो सकती है क्या उसकी, कि ये एनसीएलटी का फैसला ही मेरे गलत था, वो ओरिजिनल प्रमोटर कैन गो फॉर द हायर कोर्ट? सर इसमें क्या होता है, जो देखिए इसमें आईबीसी और कंपनी लॉ मैटर्स के लिए जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी वर्ड यूज किया गया है वो है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी। अब इसका जो एक हायरार्की कुछ इस तरीके से बनाया है कि अगर एनसीएलटी ने आईबीसी रिलेटेड कोई भी फैसला दिया तो इसकी अपील केवल नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाएगी। और अपीलेट ट्रिब्यूनल से भी अगर कोई डिससेटिस्फाइड हुआ तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। देयर इज नो इन बिटवीन, नो अदर कोर्ट्स हु कैन इंटरवीन इन द मैटर। आइदर अपीलेट ट्रिब्यूनल और आइदर सुप्रीम कोर्ट। हाँ, कोर्ट का तो तो रोल ही खत्म कर दिया सर, हाई कोर्ट का रोल ही खत्म कर दिया बिल्कुल। हाई कोर्ट का रोल खत्म कर दिया, क्योंकि पहले हाई कोर्ट का ही रोल था जो बीच में कोई भी जाकर वहां पे एक कैविएट लगाता था, कोई भी फैसला लेके आ जाता था। तो अभी एक वो डेडिकेटेडली स्पेसिफिकली एक ये समझिए कि मतलब ये एक आर्म खोल दी है जो कि आईबीसी और कंपनी लॉ मैटर्स ही डिसाइड करेंगी। तो इस वजह से अच्छा प्रशांत साहब, एक चीज और इसमें, जैसे एनसीएलटी में कोई कंपनी खड़ी है ऑन दैट इज फॉर सेल, और मेरा जो क्लाइंट है वो नाइदर क्रेडिटर है नाइदर उससे रिलेटेड है, कुछ भी नहीं है, बट ही वांट्स कि वो कंपनी वो खरीद ले, तो ही कैन बिड फॉर इट? ओनली ही कैन बिड फॉर इट। आपने बहुत सही क्वेश्चन किया। मैं मन भी था ये सेक्शन 29A के बारे में डिस्कस करने का कि हु कैन बिकम रेजोल्यूशन एप्लीकेंट। तो पहली एंड जो रिक्वायरमेंट है कि देखिए प्रमोटर्स, रिलेटेड पार्टीज टू द कॉर्पोरेट डेटर, रिलेटेड पार्टीज टू द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल और एनी रिलेटेड पर्सन और कोई डिफॉल्ट जिसने डिफॉल्ट किया हुआ है या अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, तो ये लोग वो हैं जो इस कंपनी में रेजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं बन सकते, रेजोल्यूशन प्लान सबमिट नहीं कर सकते 29 के तहत, सेक्शन 29A। इवन क्रेडिटर भी नहीं, क्रेडिटर कर सकता है। अब क्रेडिटर रिलेटेड पार्टी नहीं होता है, क्रेडिटर कैन सबमिट रेजोल्यूशन प्लान। डायरेक्टर हो गया, शेयर होल्डर हो गया, ये नहीं कर सकते सर, उनसे रिलेटेड भी नहीं कर सकता कोई। लेकिन अगर अब वही है कि अगर मान लीजिए आपका कोई क्लाइंट है जिसकी कंपनी इंसॉल्वेंसी में चली गई है और वो ये चाहता है कि मैं कैसे भी करके इसको वापस ले लूं। आप कोई दूसरा 20 करोड़ की लायबिलिटी को, मतलब मुझे तो मालूम है कि इसकी एसेट की कीमत 4 करोड़ है, पर कोई बंदा आएगा 2 करोड़ में ले जाएगा, 1.5 करोड़ में ले जाएगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ? अगर वो एमएसएमई है सर, अगर वो एमएसएमई है तो वो इस कंपनी को खुद ही रेजोल्यूशन प्लान देकर 2 करोड़ की जगह 2.25 करोड़ में, 2.5 करोड़ में दे सकता है। वेरी गुड। मतलब जो बेटर रेजोल्यूशन प्लान देगा, तो वहां हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी आती है कि आपकी कंपनी इंसॉल्वेंसी में चली गई और आप प्लान देना चाहते हो तो एमएसएमई हो तो दे सकते हो। लेकिन नॉर्मल कोर्स में क्या होता है सर कि प्रैक्टिकली आप देखेंगे जीएसटी की करोड़ की लायबिलिटी होती है। मेजरली हमने जितने भी प्रैक्टिकल केसेस देखे हैं उनमें जीएसटी और गवर्नमेंट ड्यूज से बचते हैं वो हंड्रेड्स ऑफ करोड़ की लायबिलिटीज को बचने के लिए वो इसको दे लेट गो इनटू इंसॉल्वेंसी एंड लेट इट बी डिसाइडेड थ्रू अदर रेजोल्यूशन एप्लीकेंट और लिक्विडेशन। उसके अगेंस्ट में एसेट्स नहीं होती है, उसके अगेंस्ट में उतनी एसेट्स नहीं होती। हाँ, फिर वो क्योंकि अगर खुद प्रमोटर वापस उसमें एंटर कर जाएगा तो फिर डिपार्टमेंट तो खड़ा हो जाएगा, वापस खड़ा हो जाएगा, कोई न कोई उस पर लगा देगा।
तो तो कोई जूता वहाँ खरीदेगा तो डिपार्टमेंट के लोग जीएसटी माफ हो जाएगी। कोई हाँ, अगर liability आप मतलब जीएसटी माफ, अब जैसे यहाँ पे जीएसटी माफ होने वाला कंसेप्ट नहीं है ना सर, कि अगर वही प्रमोटर वापस आ गया तो उसके लिए तो ये दिक्कत हो जाएगी कि फिर वो इस चीज को हैंडल नहीं करेगा, क्योंकि फिर तो डिपार्टमेंट उठ के आ जाएगा। लेकिन अगर जैसे रेजोल्यूशन, आपका क्लाइंट है जो कोई कंपनी खरीदना चाहता है और उसे ये डर है कि यार जीएसटी और ये डिपार्टमेंट, परेशान लाइट करेगी। इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन ही नहीं मिलेगा, बहुत सारे ड्यूज निकाल के ये लोग बैठ जाएंगे, हमको परेशान करेंगे, या कोई इसने प्रमोटर ने हमको पता ही नहीं और कोई ऐसा एग्रीमेंट किसी से कर रखा हो या कोई लाइबिलिटी या ऑफेंस कर रखा हो, कल को वो उठ के आ जाए। तो जो सेक्शन 32A है वो आपको पूरा प्रोटेक्शन देता है। यानी अगर आपका क्लाइंट कोई रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करता है और रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो जाता है, उस केस में लाइबिलिटी फॉर प्रायर ऑफेंस, तो उनके लिए पूरा प्रोटेक्शन अवेलेबल है कि देयर विल बी नो लाइबिलिटी फॉर एनी प्रायर ऑफेंसेस which are related to the period before the commencement of CIRP। यानी CIRP commencement से पहले प्रमोटर ने कोई ऑफेंस किया हो तो पर्सनल लाइबिलिटी उसकी बनी रहेगी, बट कंपनी को किसी भी तरीके से इन्वॉल्व किया हो, चाहे वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी हो, कॉमर्शियल लाइबिलिटी हो, या कोई ऑफेंस हो विच हैज बीन कमिटेड बाय डायरेक्टर्स इन द नेम ऑफ द कंपनी, तो जो नया रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, सक्सेसफुल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट होगा, दैट पर्सन विल बी फुल्ली प्रोटेक्टेड। ये पहले बहुत होता था सर प्रशांत साहब, पहले क्या हाँ होता था, जैसे आरएफसी ने या रिको ने कोई एसेट्स बेचा तो उसमें हाँ, आरसीबी की इतने ड्यूज निकल जाते थे कि नया प्रमोटर जो है परेशान हो जाता था। परेशान हो जाता था, वो बोझा साथ साथ ही चलता था। यस कभी सर, कौन सा भी, क्योंकि आज भी अगर बैंक ऑक्शन करता है तो एज इज वेयर इज बेसिस पे करता है, एज इट वेरीज बेसिस पे करता है, राइट। आरएफसी और रिको एज इज वेयर इज बेसिस पे करेंगे, यस चाहे वो डीआरटी में सरफेसी के प्रोविजंस पे भी अगर वो जब भी कोई ऑक्शन करेंगे प्रॉपर्टी का तो वो एज इज वेयर इज बेसिस पे। यहाँ आपको नीट एंड क्लीन प्रॉपर्टी मिलेगी, नीट एंड क्लीन असेट्स मिलेगी, ये बहुत फुल्ली अच्छा प्रोविजन है प्रोटेक्टेड। सर, सेक्शन 32 का जो हाँ, प्रोटेक्शन है बहुत अच्छा प्रोटेक्शन है। तो ये सेक्शन 32A। ए का, हाँ, हाँ, बहुत तो बड़ा प्रोटेक्शन है सर कि आपको पुरानी लायबिलिटी से आपका कोई लेना देना नहीं है। व्हाट यू आर कमिटिंग, व्हाट यू आर रिजोल्यूटिंग, वो आपकी लायबिलिटी है, दैट्स ऑल। यस, तो वहां हमको ये चीजें, मतलब हाँ सर। क्लाइंट्स जब भी कोई इस तरह की बात हो इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड, कोई भी, मतलब आप लोगों का रोल हर जगह है और टेक्निकल नॉलेज की जरूरत ज्यादा नहीं है, बस एक छोटी 4 से 5 सेक्शंस हैं, 4-5 प्रोविजंस अगर आपके ध्यान में रहेंगे तो आप पूरे इस पर्टिकुलर प्रोसेस का एक हिस्सा बन सकते हैं। क्योंकि जहां तक जीएसटी, इनकम टैक्स, आरओसी, यहाँ तो आपका रोज का काम है और ये नॉर्मली काम है, कुछ अलग नहीं है। ऑडिट का काम है, वो नॉर्मल काम है जो रोज आप लोग कर रहे हैं। बट एक क्लेम फाइल करना, क्लेम वेरिफिकेशन का काम, क्लेम को सबमिशन का काम फॉर द क्लाइंट, सीओसी कॉन्स्टिट्यूट होगी, उसमें अगर उनको हमको लगता है कि हम उनको अथोराइज पर्सन बनकर जाएं, या रेजोल्यूशन प्लान कैसे सबमिट करना है, यहाँ आपकी छोटी सी एक अलग से रिक्वायरमेंट है जिसे आप समझ सकते हैं। और वो जब करेंगे तो सर पता चलेगा, और मतलब यू विल बी वेलकम ऐसे। और कभी भी हो तो आई एम ऑलवेज देयर टू यस सर, हेल्प एंड असिस्ट। आप सारे काम हाथ में ले सर। मेरा सभी डेलीगेट से रिक्वेस्ट है कि इस तरह के इस नए एरिया में, जिसको अपन नया एरिया समझ रहे हैं, ये बहुत प्रोमिनेंट एरिया है जिसमें हम वर्क कर सकते हैं। और ये हमारे साथ रोज जिनकी आए दिन के ऐसे केसेस हमको देखने के मिल सकते हैं जहां हमारा क्लाइंट भी एसोसिएटेड रहता है ऐसी कंपनी से जो कि आईबीसी में चली गई है, उसको हम प्रॉपरली एडवाइस कर सकते हैं। और इन केस अगर हमको असिस्टेंस कहीं हमारे ऊपर बड़े हाथ की जरूरत होती है तो प्रशांत जी इज ऑलवेज अवेलेबल, और आप उनकी मदद ले सकते हैं। उनके नंबर हम आपको शेयर करेंगे। अभी भी आप प्रशांत जी आप शेयर कर सकते हैं सर उस पे आप। हाँ, मैं शेयर कर हाँ दूंगा सर। सर ये बेस्ट होता है कि आप कोई क्लाइंट ले लें और रेफर कर दें, सबसे बेस्ट ये आप नंबर नोट कर सकते हैं प्रशांत सर के। है।
तो आप कभी भी इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार मिलेंगे सर। इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग आल्सो, अपार्ट फ्रॉम द एक्सपर्ट, इज अ नहीं वेरी नहीं गुड सर। ह्यूमन बीइंग। तो नहीं नहीं, ये प्रोफेसर की तो मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आई नो हिम वेल, ऑलवेज बहुत समय से मैं जानता हूँ आपको। ऑलवेज। तो मैं काफी वैसे आपको मददगार हैं। ध्यान, मतलब मैंने तो आपकी कन्विंसिंग भी करी हुई है जब आप सीए के ब्रांच के आई इलेक्शन नो लड़ इट रहे सर, थे। आई नो इट सर, आई नो इट, आई नो इट सर। तो हम तो तो बहुत समय से जानते हैं आपको। यस तो सर। और ही इज ए गुड ह्यूमन बीइंग, मतलब आप इनके साथ काम करके इनके साथ मतलब बहुत गौरवान्वित भी महसूस करेंगे, और अपने आप को एक्सपर्ट, मतलब जिसको बोलते हैं सेफ हैंड में रहेंगे आप। यू आर इन अ सेफ हैंड। इस मतलब आपने जैसे आप बताया कि देश के 3-4 गिनों में ही आपका नाम आता है, तो इट्स नॉट ए स्मॉल थिंग। ये इनका वर्क बोलता है, इनका व्यवहार बोलता होगा, तभी तो लोग बाग इनको अप्रोच करते हैं सर। सो वी आर इनवाइटिंग दैट काइंड ऑफ पर्सन की जो एक गुड ह्यूमन बीइंग के साथ साथ एक्सपर्ट भी बहुत बड़े हैं। तो हमें इनका फायदा लेना चाहिए, और इस फील्ड में हमें डेफिनेटली, हमारे को अगर क्लाइंट अप्रोच करता है तो डोंट से नो टू हिम, डोंट से नो टू हिम। करेक्ट। आप उनको एडवाइस करें, और अगर आपको थोड़ा लगता है कि मेरे को इनसे सलाह लेनी चाहिए, तो ही इज देयर। इस वेबिनार का पर्पज भी तभी सार्थक होगा सर, जब आप लोग इस फील्ड में आगे बढ़ेंगे, तब आप लोग फीडबैक देंगे कि सर हम इन वेबिनार की वजह से हमें ये थोड़ा सा बेनिफिट मिला, हम इस फील्ड में आगे बढ़े। तो दिस विल बी द रियल बेनिफिट टू द एसोसिएशन। वो आप हमारी एसेट्स भी हैं सर। और नहीं नहीं, हम तो सर इसीलिए वैसा, मतलब मेरा तो ये था पर्पज कि आज की वेबिनार कोई टेक्निकल यस नॉलेज सर, के लिए नहीं है, बल्कि बिल्कुल। एक अपॉर्चुनिटी के लिए, इसे अवसर समझ के हम इसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में समझें। इवन जैसे कंपनी लॉ के लिटिगेशंस हैं, आपके क्लाइंट्स होंगे जिनमें मोस्टली आपने देखा होगा कि आपके पास कंपनी क्लाइंट है जिसकी कंपनी है, दो भाई हैं, दो चाचा भतीजे हैं, बाप बेटे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। लड़ जब कंपनी में लड़ाई होती है तो कंपनी लॉ के लिटिगेशन से उसके लिए भी आप आपका रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त जो रोल आपका सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि किस तरीके से डिवीजन होगा, किस तरीके से डिसाइड होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, और उस लिटिगेशन को जब एनसीएलटी में लेके जाना होगा, तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट विद मी। आई विल हेल्प यू, असिस्ट यू इन वट एवर मैनर आई कैन डू। और कहीं भी जिस भी, क्योंकि किसी एक साइड आपको बैठना होगा, किसी एक तरफ ही जाना होगा। अगर दो भाई दोनों अभी तक रिटर्न भरवाने आ रहे हैं और उनमें से एक आपस में लड़ लिए, तो आप लोगों के लिए ये मुसीबत हो जाएगी कि हम किसी एक भाई को सपोर्ट करें, या हम तो कंपनी रख लेते हैं, इनको किसी काउंसिल को रेफर कर देते हैं, भाई वहां जाके तुम अपना फैसला कोर्ट में कराओ। क्योंकि अगर आपने एक भाई की तरफ बैठ गए, दूसरे भाई की तरफ नहीं बैठे, तो हो सकता है कि उसका अपना एक वर्टिकल होगा, उसके कंट्रोल में कुछ कुछ कंपनियां होंगी, कुछ बिजनेसेस होंगे। तो कहीं ना कहीं आपको एक इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल रोल प्ले करना होता है। तो आप कहीं कहीं वहां हमारी असिस्टेंस अगर जहां भी आपको चाहिए तो वो हम देने को तैयार हैं। और पर्टिकुलरली किसी एक को या दो को आप अगर ऐसे रेफर करें कि भाई ये इनका मैटर है, एनसीएलटी में जाना है, आपस में लड़ाई हो गई है, ये डिस्प्यूट कैसे रिजोल्व हो सकता है, या कंपनी मर्जर का है, एक्विजिशन का है, इवन मर्जर डीमर्जर, और इस तरह के जो केसेस होते हैं वहां भी हम, मतलब आप अपने रोल को कहीं भी कम नहीं समझ सकते सर। बस थोड़ा सा पार्टिसिपेटिव एंड थोड़ा सा इंटरेस्ट लेने की बात है, बाकी करके काम बहुत अच्छा लगेगा आपको। कोर बिजनेस तो है ही, जीएसटी इनकम टैक्स रिटर्न भर ही रहे हैं, कंपनीज के रिटर्न भर ही रहे हैं, ऑडिट भी कर ही रहे हैं। बट थोड़ा सा बाहर जाके अगर देखेंगे तो कंपनी लॉ हमने पढ़ी है, लेकिन कंपनी लॉ में केवल एमसीए के रिटर्न भरने के अलावा हम प्रैक्टिकली उसको यूज ही नहीं कर रहे, जबकि ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही प्रोमिनेंट फील्ड है प्रैक्टिस का। उसमें आपने ज्यादा नहीं करना, बस इतना ही कि जितना एक उनको जब भी वो डिस्कस करे तो आप उनको एक पार्टिसिपेटिवली पॉजिटिवली अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, उनकी बात सुन सकते हैं, लॉफुली आप उनको समझ सकते हैं सर। तो मुझे दूसरी लगता है चीज कि जो और टैक्स प्लानिंग का इतना बड़ा रोल है कि अगर आपका क्लाइंट रिसोर्सफुल है,
तो आपके पास में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लॉजिकल है, जो मतलब लॉफुल है, जहां से Lawful आप है। उसके टैक्स प्लानिंग लीगल तरीके से कर सकते हैं, बहुत ही लीगल तरीके Yes. से, लीगल वे में, और उसका पूरा सेफ गार्ड करते हुए। जैसा आपने बताया, प्रशांत जी ने बताया कि उसके पास में उसने कितने भी कमिटमेंट किए हो, कुछ भी किया हो, आरएसईबी का कितना भी ड्यू हो, एक्साइज का कितना भी ड्यू हो, जीएसटी का कितना भी ड्यू हो, दैट गोन अवे, मतलब वो नए प्रमोटर के साथ में नहीं जाएगा, किसी भी हालत में नहीं जाएगा। और ये सुप्रीम कोर्ट भी इसको अपहेल्ड करता है, इस चीज को, कि वो उसके नए प्रमोटर्स की लाइबिलिटी नहीं है। ऐसे डिसीजन भी हो चुके हैं जिसमें नए प्रमोटर्स की लाइबिलिटी नहीं, चाहे कितना ही वो अपील में चले जाए कोई भी आदमी, लेकिन नए प्रमोटर्स के पास में वो लाइबिलिटियां नहीं आने वाली है। तो ये आप एक टैक्स प्लानिंग का पार्ट में भी ले सकते हैं सर, इसको बहुत बड़ा टैक्स प्लानिंग का पार्ट हो सकता है आपका। तो आपको इसमें, अगर आप जितनी बड़ी प्लानिंग सर, उतनी बड़ी फीस होती है। तो एक बड़ा एरिया हाँ, है, बड़ा मतलब एरिया डायरेक्ट है, रिलेशन है सर ये, डायरेक्ट है, बिल्कुल सही। डायरेक्ट रिलेशन है। तो जितनी बड़ी आप मतलब ये इट इज अ वैल्यू एडिशन, जितना बड़ा वैल्यू एडिशन आप अपने क्लाइंट को देंगे सर, आपकी फीस उतनी बढ़ने वाली है। और आज का जमाना इतना बड़ा है सर, आज का इतना समझ चेंज हो गया है कि अनलेस यू गिव ए वैल्यू एडिशन टू योर क्लाइंट, आपके क्लाइंट में वही फीस होने वाली है सर। आप रिटर्न, कोई क्लाइंट आएगा, आप 1500 ले लेंगे, 2000 ले लेंगे, 3000 ले लेंगे, लेकिन अगर आपने उसको ये समझा दिया कि आपके बैंक स्टेटमेंट, आपकी पोजीशन से आपको ये फायदे होने वाले हैं, ये चीज होने वाली है, आप इस तरह से काम कर सकते हैं, और कुछ वैल्यू एडिशन क्रिएट कर दिया, तो आप उससे 10,000 रुपए भी ले सकते हैं। तो दिस इज माय यस, संबल सबमिशन कि नेटवर्किंग और वैल्यू एडिशन आपके सर्वाइवल के लिए दो ऐसे टूल हैं सर। नेटवर्किंग बना के रखेंगे आप, प्रशांत जी आपके साथ जुड़ चुके हैं, प्रशांत जी आज के पहले आपकी नेटवर्किंग में नहीं थे, लेकिन आज हाँ अगर बिल्कुल। आईबीसी का कोई क्लाइंट आता है, तो प्रशांत जी आपके साथ में, आपकी नेटवर्किंग में है, आप उसको ना नहीं कहेंगे, आपके साथ प्रशांत जी जुड़ जाएंगे, और क्लाइंट का काम भी हो जाएगा। तो वो क्लाइंट आपके पास इंटैक्ट रह गया, क्लाइंट प्रशांत जी के पास भी नहीं गया, Yes. आपका क्लाइंट हमें आपके पास। हम ये कोर तो एरिया खाली में है ही आपको नहीं सर। असिस्ट मैं करेंगे, मैं तो आपको प्रैक्टिस करता आपको ही नहीं, यस। सीए की प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा मैं, कोई वो करता ही नहीं हूँ, एक भी क्लाइंट नहीं, एक भी रिटर्न नहीं फाइल करता। राइट। मैं प्योरली लिटिगेशन ही करता हूँ, तो मुझे क्लाइंट की बात ही नहीं है। हम, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि हर, अगर मैं ये समझूं कि मैं ही सीए का काम कर लूं, मैं ही ये यस भी सर, कर लूं, मैं ही वो कर लूं, कुछ भी नहीं कर सकूंगा। बिल्कुल ठीक बात है। जैसे अगर मैं मेरी तो बात करूं तो मेरे को जीएसटी, इनकम टैक्स समझ में नहीं आता, मेरे को खाली प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग समझ में आती है। आप मेरे से हाँ, 100 करोड़ लोन की बात करेंगे, मेरे को समझ में आ जाएगी कि आपको क्या करना है। आप करेक्ट मेरे से सर। 200 करोड़ के लोन की बात करेंगे, तो मेरे को ये पता है कि मैं 200 करोड़ का लोन कैसे कराऊंगा आपको इनका। हाँ लेकिन जी। अगर मेरे से जीएसटी प्रोविजन की बात करेंगे, तो शायद मेरे समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन तो सबकी फील्ड के एक्सपर्ट है सर। अब यू आर कट आउट फॉर आईबीसी, आप एक्सपर्ट है इसका आईबीसी के। तो आपको आईबीसी की इंट्रिकेसीज पूरी पता है। जैसे मेरे को प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की इंट्रिकेसीज पता है कि मेरे को इस केस को कैसे, कहाँ, कैसे प्रेजेंट करना है। दिस इज मैटर ऑफ करेक्ट सर। प्रेजेंटेशन ऑनली, कि यस आपका यस। केस को किस तरह, किस अथॉरिटी के सामने क्या मेरे को बात करनी है, आई नो इट इन केस ऑफ बस प्रोजेक्ट वही। फाइनेंसिंग। तो लेकिन जीएसटी के बारे में बात करेंगे तो शायद मेरे को वो पता नहीं। तो इस तरह से नेटवर्किंग हम बनाते जाएंगे। मैं तो कहता हूँ, आपके पास सिविल का केस आ गया, क्रिमिनल का केस आ गया, किसी डेलीगेट्स के पास में, आप इससे सारे डेलीगेट जुड़े हुए हैं, किसी के पास में क्रिमिनल का केस आ गया, तो भी आप उसको ना नहीं कहे। आपके पास क्रिमिनल क्रिमिनल वाले एडवोकेट जो आपके उसके फील्ड के एक्सपर्ट हैं, उनसे नेटवर्किंग बना के रखें। पहले से बना रखी है, बहुत बढ़िया बात है, बाद में बना ले। तो आपका एक तो उनसे लाइजन हो गया, आप उनसे जुड़ गए, और आपका क्लाइंट भी आपके पास में रह गया। और क्रिमिनल एक्टिविटीज भी होती है सर, क्लाइंट से हो जाता है कई बार, सिविल केस आ जाते हैं, तो उनको भी ना नहीं किया। मेरा हम इतना सा अपॉर्चुनिटीज है ये, वो क्लाइंट आपके पास मतलब देखता हुआ है। क्लाइंट आता ही होगा, पक्का ही आता होगा। 138 के छोटे छोटे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। एक्ट के केसेस यस सर, आता है सर। सबके यस क्लाइंटों सर। का आता है। कहीं न कहीं होगा कि या तो तो उन्होंने किसी को चेक दिया, वो डिसऑनर कर गया, या उनके पास कोई चेक उसके आया, पास वो चेक आया, वो डिसऑनर हो गया। तो ऐसे 138 केस केसेस आते में रहता है हमको सर। नो नहीं कहना चाहिए, हाँ, हमको उस मतलब केस ये को प्योरली एक क्रिमिनल केस है। पर जैसा रतन जी वैसे बता रहे कि अब उन्हें मना कर दिया तो वो चला ही जाएगा ना। चला ही और जाएगा सर, वही उसके बाद में कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। आपके पास ऑप्शन रहता है उसको रिटेन करने का, कि आपने प्रशांत जी के पास भेजा, क्रिमिनल साइड में प्रैक्टिस करते हैं, प्रशांत जी के साथ में भेजा, प्रशांत जी ने उनको बहुत अच्छे तरीके से सर्विसेज दी, तो आपका क्लाइंट आपको उल्टा आपको थैंक यू बोलेगा कि आपने मेरे को एक अच्छा रास्ता दिखा दिया, एक अच्छे लोगों के पास भेज दिया, प्लस आपकी प्रशांत जी से नेटवर्किंग हो गई।
तो इनकेस फ्यूचर में कोई जरूरत पड़ती है तो आप प्रशांत जी को बेखत के फोन कर सकते हैं। आपने उनकी सर्विसेज देखी है, उन्होंने आपका व्यवहार देखा हुआ, तो जो सीमलेस चीजें हैं वो होती चली जाएगी। तो थैंक यू सो मच प्रशांत जी फॉर ऑनरिंग आवर रिक्वेस्ट, thank being you with us और this evening और Passion showing your sharing concern के to our लिए। प्रोफेशनल। आपने बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सरल शब्दों में, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया। आई वुड लाइक टू से यू ए वेरी वेरी बिग थैंक्स। लेकिन ये Thank जेस्चर you कंप्लीट आपको नहीं भी। है सर। मेरे साथ जुड़े हुए हैं प्रवीण राठी जी, जोधपुर से हमारे सीनियर मेंबर हैं, हमारी संस्था के पदाधिकारी भी हैं आप। वो आपको प्रॉपर थैंक यू बोलेंगे और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्रवीण राठी साहब से कि से वॉट ऑफ थैंक्स टू प्रशांत जी फॉर बीइंग विद अस दिस इवनिंग। हेलो प्रवीण रतन जी, राठी आवाज जी, आ रही? आ रही है सर? आ रही है सर। नमस्कार। प्रशांत जी ने आज बहुत ही अच्छा ढंग से, बहुत ही सरल शब्दों में समझाया है और ये बताया कि भाई क्लाइंट को कैसे एडवाइस करें और अपन अपना प्रोफेशन को कैसे आगे बढ़ाएं। मतलब इससे ज्यादा अच्छे सरल शब्दों में समझना बड़ा मतलब समझाना मुश्किल है। तो मैं प्रशांत जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने आईबीसी कोड को बहुत बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। मैं साथ में सारे ऑडियंस को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने पीसफुली सुना इनको। और मैं सतीश जी गुप्ता जिनके गाइडेंस में ये अपन कर रहे हैं उनको भी धन्यवाद है, और जॉली जी, रतन जी, लक्ष्मण जी और संदीप जी का भी धन्यवाद है जो ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। थैंक यू रतन जी। थैंक यू प्रवीण जी, थैंक यू प्रशांत जी वंस अगेन। Thank you sir, thank you। साथियों, हम अभी ब्रेक करेंगे इस चीज को। आज हमारा लास्ट डे हो गया। हम दिवाली के फेस्टिव सीजन है, हम 16 से वापस जुड़ेंगे और 16 से 20-21 तक 5 दिन की वेबिनार वापस से करेंगे, जिसमें सक्सेशन प्लानिंग भी एक पार्ट होगा हमारा कि हमको विल वगैरह कैसे ड्राफ्ट की जाती है, उसमें क्या क्या ध्यान रखने की चीजें होती है। ये एक बड़ा स्कोप है इसका भी आज के जमाने में, क्योंकि वक्त का कोई भरोसा नहीं है, कब आदमी के दिन पूरे होते हैं ये हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन यस सर, बहुत बड़ा मुश्किल, बहुत कठिन दौर है सर ये दो। हमारे आज की तारीख में देख लीजिए सर, मेडिकल साइंस ने इतनी प्रोग्रेस कर ली है। वंस यू रीच द हॉस्पिटल तो आपके 99% चांसेस बन जाते हैं कि आप बच जाएंगे वंस यू रीच द हॉस्पिटल। लेकिन कुदरत है सर, उसका फैसला अटल है। कभी कोई बिना प्लानिंग के अगर कोई ऐसे एपिसोड हो जाते हैं, तो उसके लिए भी हमने एक वेबिनार इसमें पार्ट रखा है कि हमारे फैमिली मैटर्स को, बिजनेस के फैमिली मैटर्स को कैसे हमें डील करना चाहिए। एक पोर्शन उसका भी आएगा। हमने हमारे दिमाग से जितना भी हो सकता है हमने इसको कवर करने की कोशिश करी। आप हमारे साथ बने रहिए। फिर एक जीएसटी पे, जैसे मैंने निवेदन किया, वापस जीएसटी पे एक बढ़िया सीरीज लेके आ रहे हैं। 5 दिन की सीरीज लेके आएंगे, बहुत ही अच्छी सीरीज लेके आएंगे। उसमें भी आपके जितनी भी शंका समाधान दुविधा है उसके समाधान होंगे। तो आज हम ब्रेक लेना चाहेंगे। एंड वेरी 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 हैप्पी दिवाली। आप सभी को दिवाली बहुत बहुत एडवांस में मुबारक। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। आरटीसीए की तरफ से सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। हमारे अध्यक्ष महोदय भी कह रहे हैं कि आरटीसी की तरफ से सभी को बहुत थैंक यू, बहुत थैंक दिवाली यू। की शुभकामनाएं। आप सबके सभी लिए दिवाली मंगलमय रहे, बहुत अच्छी रहे। परिवार के साथ एंजॉय करिए, मजे करिए, रिलैक्स रहिए। दिस इज आवर रिक्वेस्ट। एंड प्रशांत जी, थैंक यू सो मच। आज की Thank you, रिकॉर्डिंग sir. Thank पूरी हो रही है। रिकॉर्डिंग हमारे पास में है। रिकॉर्डिंग हम आपको दोनों दिनों की, पिछले दिनों की हमने शेयर कर दी है। 2 दिन की हमारे पास बाकी है। 2 दिन की हम आपको यूट्यूब लिंक्स सब शेयर करेंगे। वो आपको ग्रुप्स पे मिल जाएंगे सर। आप बने रहिए। राजस्थान कर सलाहकार संघ, जैसे मैं कहता हूँ, ये कल भी आज के साथ था, आज भी आपके साथ है और कल भी आपके साथ रहेगा। थैंक यू सो मच। वी आर एंडिंग दिस कॉन्फ्रेंस। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर।